चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग डिस्कशन। स्टार्ट करें। आवाज आ रही है सभी लोगों को? जी जी भैया, अब आ बिल्कुल रही आ रही है, बिल्कुल आ रही भैया। ठीक है, तो पहले संस्कार से प्रारंभ करते हैं। संस्कार का क्या मतलब है? संस्कार में दो तरीके के वर्ड आते हैं, एक तो सुसंस्कार और कुसंस्कार। जनरली देखेंगे दर्शन में जब भी संस्कार सिर्फ वर्ड प्रयोग हुआ है तो वो सुसंस्कार के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। यदि सिर्फ संस्कार को देखेंगे तो वो सुसंस्कार के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। और संस्कार की परिभाषा यदि देखेंगे परिभाषा संहिता में, संस्कार की परिभाषा संहिता में देखेंगे तो जो भी सही के अर्थ में जो स्वीकार हुआ है उसको संस्कार बोल रहे हैं। सही के अर्थ में, अब सही के अर्थ में जो भी चित्त में और बुद्धि में स्वीकार हुआ है उसी को ही कह रहे हैं संस्कार। मैं एक बार जो है परिभाषा भी पढ़ देता हूं, एक मिनट। जो इसमें लिखा हुआ है, जस्ट एक मिनट। हाँ, संस्कार में जो परिभाषा संहिता में जो दिया हुआ है, जीवन में पूर्णता की अपेक्षा में कारित एवं स्वीकृत गुणात्मक प्रस्थापनाएं। पूर्णता की अपेक्षा मानव के द्वारा की गई कृति जिसकी परंपरा नाम संस्कार, जाति संस्कार, कर्म संस्कार एवं धर्म संस्कार के रूप में हो। तो जैसे संस्कार को जिसको भी करते हैं, जैसे हम सभी देखें, जैसे मतलब हम अपने सभी लोग अपने आप को यदि देखें तो क्या लगता है कि एक ही वातावरण में रहते हुए भी क्या सभी की प्रवृत्तियां एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? एक ही वातावरण में रहते हुए भी क्या अनुमान लगता है आप लोगों को कि सबकी प्रवृत्तियां एक जैसी होती है या अलग अलग होती है? आप लोग बताइए। भिन्नता होती है भैया, भिन्नता होती भिन्नता है होती है भैया। तो वही तो भिन्नताएं होती हैं, तो किस रूप में, मतलब कैसी दिखती हैं? जैसे किसी में मतलब जैसे सुसंस्कार तो छोड़ दे, कुसंस्कार के अर्थ में भी कोई आदमी जैसे दिखेगा कि इसमें लाभ प्रवृत्ति ज्यादा है, कोई एक आदमी दिखेगा जिसमें काम प्रवृत्ति ज्यादा है, कोई एक आदमी दिखेगा जिसमें प्रिय दृष्टि ज्यादा दिखती हो, कोई जिसमें क्रोध ज्यादा दिखता हो, कोई हिंसक ज्यादा दिखता हो। ऐसी प्रवृत्तियां अलग अलग दिखती हैं कि नहीं दिखती है लोगों में? एक ही वातावरण। हाँ, तो ये कुसंस्कार में भी देखेंगे तो जो देखेंगे कि जो षड आवेश है वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो देखे हैं, तो जिसने जिस चीज को महत्वपूर्ण माना है उसके साथ उसने जो भी अभ्यास किया हुआ है उस कारण से उसकी उस दिशा में प्रवृत्तियां दिखती हैं। अब इसी कुसंस्कार को यदि हम सुसंस्कार के अर्थ में देखें तो जिसने भी समझने के अर्थ में कुछ भी किया हुआ हो, जैसे मान लेते हैं कि हम सभी लोग जो इस शरीर यात्रा में कुछ भी सही समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उसके लिए अभ्यास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये शरीर यात्रा में हो सकता है कि ये सब चीजें जो मतलब शब्द रूप में या ये सब चीजों रूप में हमारे को याद नहीं रहेगा अगले शरीर यात्रा में, लेकिन सत्य जैसी कोई चीज होती है, ज्ञान जैसी कोई चीज होती है, उसके प्रति आकर्षण तो रहेगा कि नहीं रहेगा? हम जिस भी वातावरण में रहेंगे तो हम किस ओर आकर्षित होंगे? हम उस ओर आकर्षित होंगे जहां सत्य की बात हो रही हो, ज्ञान की बात हो रही हो, हम उस ओर आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो है उस दिशा में पहले से कुछ प्रयास करके रखा हुआ है। तो आप जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब के सब एक तरीके से आपके जीवन में मतलब स्वीकृतियों के रूप में स्टोर हो रहा है। तो जब भी संस्कार की बात कर रहे हैं तो जो भी सही गलत दोनों के अर्थ में जो आप में स्वीकार हुआ है उस अर्थ में उसको सुसंस्कार और कुसंस्कार भी नाम दिया गया। मतलब जैसे सोच लेते हैं ना, इसी शरीर मान लेते हैं एक शरीर यात्रा में एक आदमी को साक्षात्कार हुआ, लेकिन उससे आगे की स्थिति होने से पहले ही उसकी शरीर यात्रा समाप्त हो गई, अवधारणा नहीं हुआ और अनुभव नहीं हुआ। तो जब वो अगला शरीर यात्रा स्टार्ट करेगा तो वो भाषा तो सब कुछ उसको फिर से नया सीखना पड़ेगा,
उसको ये नहीं पता हुआ कि मैंने इतना सारा काम किया हुआ है। हाँ, लेकिन वो जो सही को पहले शरीयत्रों में समझा हुआ है, इस कारण से सही की दिशा में उसकी प्रवृत्ति ज्यादा होगी, जिज्ञासा ज्यादा होगी। जिज्ञासा होने से क्या होगा कि वो सही को जितनी मतलब जिज्ञासा रहने से सही के प्रति आकर्षित होगा और बहुत जल्दी उसको वापस साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब एक शरीर यात्रा में यदि साक्षात्कार हुआ हुआ है तो दूसरे शरीर यात्रा में उसको साक्षात्कार फिर से करना होगा, लेकिन वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि उस दिशा में उसने प्रयास किया हुआ है। तो वो उसके जो भी कहें मतलब उस दिशा में उसका आकर्षण बना हुआ है। सत्य जैसी कोई चीज होती है, ज्ञान जैसी कोई चीज होती है, न्याय जैसी कोई चीज होती है, इसके प्रति उसकी स्वीकृति पहले से बनी हुई है। आप जैसे अभी देखते हैं ना, अभी भी देखें, मतलब हम खुद को एनालाइज करें कि हमारा इस दर्शन में आने का उद्देश्य क्या था, किस पर्पस से आए, हमारा क्या आकर्षण हुआ जो इस दर्शन में से जुड़ना हुआ। आप लोग बताएं, कुछ तो मतलब आकर्षित किया होगा ना। जी भैया, मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। मुझे जो इस दर्शन ने आकर्षित किया वो सबसे पहले थे सूत्र। क्योंकि जो सूत्र मैं एक्चुअली हापुड़ हम जाते थे, मेरा नाम आशा है और हैप्पीनेस टीम के एक मेंबर के रूप में मैं रही हूँ। तो वहां पर जब हमारा जाना हुआ तो सबसे पहले मैं उन सूत्रों से प्रभावित हुई, क्योंकि ये जो सूत्र थे ये मैंने कभी नहीं पढ़े थे। हमने मुहावरे पढ़े, लकोक्तियां पढ़ी, और जैसे हिंदी में या फिर संस्कृत में श्लोक वगैरह पढ़े, लेकिन इसके जो वो है ना, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। तो मेरा ध्यान, और हापुड़ में, अभ्युदय संस्थान हापुड़ में दीवारों पर ये लिखे हुए थे जब हम 2016 में गए थे। तो मुझे ये सूत्रों ने सबसे पहले प्रभावित किया, और फिर कुछ सूत्र ऐसे थे जो हमने पहले के पढ़े हुए थे, वो यहाँ पर कुछ कुछ उल्टे थे। उल्टे मतलब उल्टे वो पहले वाले थे, लेकिन हम उन्हें सही समझ रहे थे। जिसे भैया रॉन्ग नंबर कहते थे। अच्छा। तो तो अक्सर क्या होता था, तो हम जब यहाँ पर जो मानव व्यवहार दर्शन वगैरह जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, परिचय शिविर किया, तो उसमें कई बार हम वही बात उठाते थे कि हमने जो पढ़ा हुआ है वो सही है। तो लेकिन यहाँ पर एक एक जो दीवारों पर लिखे हुए वो थे, मेरा ध्यान अक्सर उन्हीं पर जाता था, और फिर मुझे बड़ा ये आकर्षित करते थे कि ये कुछ अजीब है जो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, जो मैंने मतलब इसे इस तक मेरा ध्यान ही नहीं किया। और क्यों नहीं ध्यान गया अब तक, मतलब हमारी पूरी पढ़ाई हो गई, सब्जेक्ट्स में इतना मतलब एज ए टीचर मैंने काम किया है काफी साल। तो मुझे ये लगा कि ये कुछ नई चीज है और ये पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैं शुरू में तो सिर्फ यही सूत्रों से आकर्षित हुई। बाद में जब मानव व्यवहार दर्शन में पहला चैप्टर था व्यापक का, उससे मुझे वो समझ नहीं आया। वो 3 पेज मेरे मेरे 1 हफ्ता ले गए और मुझे वो चैप्टर ही नहीं समझ में आया। मैं कहती थी कि हिंदी में एमए कर लिया, सब कुछ हिंदी से मेरा काफी वो रहा, हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी जाते थे मेरे, मैं अपने फादर के साथ जाती थी। मुझे लगता था ये पहले हिंदी गूढ़ है, लेकिन फिर पता लगा कि ये हिंदी नहीं है। हिंदी के शब्द तो हैं, लेकिन ये है कि इसमें कुछ और कहा जा रहा है जो कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो मुझे इसमें समझना है, और तभी मेरा ध्यान बढ़ता चला गया इस पर। लेकिन अभी भी पठन तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं सुनती हूँ। तो आज भी काफी दिनों के बाद मैंने ये क्लास ज्वाइन की है। तो और मैं ये जो बुक्स हैं उसमें कुछ कुछ हमारी सभ्यता में, जैसे हम मेरे दादी नानी ने भी काफी कुछ बताया कि जो छुटपुट बातें बताई हमें, जो वैल्यूज से रिलेटेड बताई, वो इसमें है। जैसे कर्म की बात है
है ना। तो भाई अच्छे कर्म बुरे कर्म और ये इस तरह की बातें तो वैल्यूज में व्यवहार पक्ष में सुनते ही आए हैं। और मैंने जे कृष्णमूर्ति को, जिद्दू कृष्णमूर्ति को सुनने का प्रयास किया तो मैं उसको समझ नहीं पाती थी। मुझे वो गोल गोल सारा सा ऐसे लगता था, पता नहीं ये बोल क्या रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने थोड़ा सा जब मध्यस्थ दर्शन को थोड़ा सा समझा तो मुझे उनकी बात भी थोड़ी बहुत समझ आई कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि वो एक क्वेश्चन पे आंसर नहीं देते और क्वेश्चन पे क्वेश्चन रखते चले जाते हैं आगे, तो वो समझ ही नहीं आता था मुझे। तो यहाँ पर मेरी एक उत्सुकता जिज्ञासा लगातार बनी रही, जबकि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाई अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा ध्यान दे पाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ समझना है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हर बार जब हम सुनते हैं तो हर बार नई बात पता लगती है। तो योगेश भैया को सुना, ये जो अशोक गोपाला भैया हैं उनको सुना, साधन भैया को सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ है जिस पर की डीप डाइव की जरूरत है। तो ये मेरी जिज्ञासा इसलिए बनी हुई है अभी तक। थैंक यू भैया। एक बात दीदी, कि ये जो जिज्ञासा आपकी बनी हुई है दर्शन से जुड़ने से पहले भी थी या उसके बाद मतलब हुई है, कि सही कुछ समझना है, स्पष्ट कुछ होना है? उससे पहले भी कुछ चीजों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसके प्रति कि ये उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन दर्शन पढ़ने वाला कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। तो स्पष्टता की प्यास या मतलब खोज तो पहले से कुछ रही होगी ना? भैया ऐसा है कि मैं घर की जिम्मेवारियों से मैं इतनी ज्यादा उलझी हुई थी कि मैं पहले अगर क्वालिफिकेशन के लिए पढ़ती थी तो मुझे एक डिग्री चाहिए थी बस। मैं उतना ही पढ़ती थी। जैसे मैंने एमए किया है सब्जेक्ट में या बीएड किया तो भागते दौड़ते, है ना। तो जैसे मैरिज जल्दी हो गई, बच्चे हो गए, तो उसके साथ साथ बच्चों की जिम्मेवारी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, फिर अपनी पढ़ाई भी जो मैं साथ में कर रही थी, तो उसमें मुझे सिर्फ ये होता था कि मेरे 50% मार्क्स आ जाएं। मैं उतना ही पढ़ती थी, ज्यादा डीप डाइव भी नहीं करती थी कि मुझे डिग्री मिलनी चाहिए और मेरी प्रमोशन हो जाए। इस हिसाब से पढ़ती थी मैं। तो मैं कभी बहुत ज्यादा जिज्ञासु रही तो मैं जिज्ञासु इतनी रही नहीं। मुझे ये होता था कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लूं अपनी, और मेरा रुझान ज्यादा ये था कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। तो एक बच्चे के साथ जैसे मेरी बहुत ज्यादा दिक्कत रही है, तो मेरा ध्यान रहता था कि पहले बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ाया जाए, मेरी पढ़ाई बाद में हो जाएगी। मेरी जिज्ञासा जिज्ञासा मेरी तब थी जब मैं एक दो बार मैं आर्य समाज से जुड़ी हुई थी, तो वहां पर भी या फिर सत्संग में, तो कई बार मेरा ये जरूर होता था कि मैं मंडे के फास्ट रखती हूँ तो जल चढ़ाते हुए दूध वगैरह जो है वो सारा नाली में जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें मेरे मन में आती थी। और अध्यात्म के प्रति मेरा रुझान होता था कि मैं थोड़ा सा पीसफुल अलग बैठ के मन को शांत करके और इस तरह से कि मैं फिर से रिजुविनेट हो जाऊं और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर पाऊं, बस इतना ही था। बहुत ज्यादा जिज्ञासा जो है कि कुछ प्रश्न जो थे मेरे बने तो हुए थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी हाथों से निकलती जा रही है और उन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है नहीं, लाइफ में कभी होंगे भी नहीं। तो यहाँ पर जुड़ने के बाद शायद मैं, मेरे प्रश्न जो थे बहुत पहले के, वो अचानक ही निकलते चले आए और इस तरह से मैं जुड़ती चली गई। क्योंकि मैं जहां भी जाती थी, मंदिर में जाती थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। वहां पर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई होती थी कई बार कि मंदिर में जाके इंसान आराम से बैठता है, सुकून से बैठता है, लेकिन मुझे वहां पर भी कुछ आ, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं हुई। रश होता था, मन को सुकून की स्थिति कम मिलती थी कि गए पूजा की और आ गए, ये क्या पूजा रही फिर, जब हम वहां पर बैठ ही नहीं पाए अच्छे अच्छे से। और तो ये थोड़ा सा रहा। बाकी मेरे घर के लोग जो थे वो डिफरेंट उससे जुड़े हुए थे। जैसे मेरे फादर ज्यादा जो थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, मेरी मदर गुरुद्वारे से जुड़ी हुई थी, मेरी दादी नानी वो अलग अलग ऐसे। तो विभिन्न धर्मों को तो मैंने देखा,
लेकिन मेरा कहीं पर वो नहीं बना कि मैं पूरी तरह से उसमें रम जाऊं, ऐसा नहीं हुआ। तो वही यही जैसे रहा बस भैया। जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं जब बीटेक करने के लिए पहुंचा आईआईटी कानपुर में, तो पता नहीं मतलब मुझे वहां का वातावरण थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं फील करने लगा उस वातावरण में। कि अभी आज के दिन मैं भाषा रूप में बोल सकता हूँ कि जैसे वो लाभोन्मादी भोगोन्मादी कामोन्मादी मानसिकता जो थी वहां डेवलप हो रही थी। आज के दिन में भाषा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन उस क्षण भी जो मेरे अंदर जिस तरीके के विचार डेवलप हो रहे थे, जिस तरीके के मुझे लग रहा था कि मैं जैसा बन रहा हूं ना, मैं वैसा नहीं बनना चाहता। मतलब मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने उस चीज को क्यों नकारा मुझे नहीं पता। आज के दिन मुझे लगता है कि मैंने इसलिए नकारा क्योंकि उस चीज को मैं मतलब पूर्व सर यात्राओं में जो भी चीजें मतलब कि उसको मैंने स्वीकार नहीं किया हुआ है। मतलब ज्ञान जैसी कोई चीज होती है वही श्रेष्ठ होती है, मतलब सही आचरण श्रेष्ठ होता है, ये चीज की स्वीकृति जाने अनजाने मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो पहले से ही मेरी स्वीकृतियां थी। जैसे मेरे बाकी दोस्त लोग को मैं देखता हूं कि ये इस वातावरण में इतने मतलब खुश क्यों है, इनको ये वातावरण इतना अच्छा क्यों लग रहा है, और वही वातावरण को मैं क्यों नकार रहा हूं। तो मैं जबकि मैं वैसा देखा हूं कि मेरा मतलब इस शरीर यात्रा में वैसा कुछ उस तरीके से बहुत धार्मिक और ये उस तरीके से जो कहे कि नैतिकवादी परिवार से मैं रहा हूं वैसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि जो भी चीजें जिसको बोल रहे हैं कि जो जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि स्वधन स्वनारी दयापुन का व्यवहार, परधन परनारी पर पीड़ा, तो ये स्वधन स्वनारी दयापुन कार्य व्यवहार का मुझे तो नहीं बहुत आइडिया, लेकिन परधन परनारी पर पीड़ा जो है ये नहीं करना है, इस तरीके के जो स्वीकृतियां मुझ में पहले से थी। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो चीजें हैं कि पूर्व से यात्राओं में मैंने कुछ इस तरीके की चीजों पे प्रयास किया होगा, सही के अर्थ में कुछ समझने का प्रयास किया होगा, गलत को मतलब छोड़ने का प्रयास किया होगा, उस अर्थ में ये सही यात्रा में भी ये कैरी हुई। तो अच्छा मैं इसको क्लियरली देख पाता हूँ कि जैसे हम लोग 3 भाई हैं, तो हम मेरे बाकी दोनों भाइयों में वो अलग तरीके की हैं, उनको पैसे से और भोग से काफी आकर्षण है। जबकि मैं मतलब मुझे लगा कि मैं मतलब जिस परिस्थिति में था वहां अच्छे पैसे कमा के अच्छा भोग मैं भी कर सकता था, लेकिन मुझे उस ओर आकर्षण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो जो आज के दिन मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसी कुछ स्वीकृतियां तो पहले से ही रही होंगी, जिसको अपन बोलते हैं ना कि मतलब कि जैसे एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में क्या ट्रांसफर होता है, ये यही ट्रांसफर होता है। तो जो भी आपने सही गलत जो भी किया है वो बीज रूप में आपके जीवन में मतलब वो रहता ही है। बीज रूप में कहने का मतलब क्या है, या चित्त में ही वो होता है, क्योंकि मन के तो सारी चीजें जो है शरीर के साथ जुड़ी होती हैं वो तो सारी चीजें धुल जाती है, लेकिन चित्त में या बुद्धि में जो भी चीज सही स्वीकार हुआ हुआ है वो तो कैरी होता है। यदि वो कैरी नहीं हो मतलब मान के चलिए कि जीवन पूरी तरीके से यदि मतलब प्लेन जैसा हो जाए, मतलब एकदम पूरी तरीके से फॉर्मेटिंग हो करके नया शरीर ले रहा हो, तो जितने भी लोग नए शरीर ले रहे हैं वो सब एक जैसे दिखने चाहिए, लेकिन भिन्नताएं दिखती हैं। तो जो भिन्नताएं दिखती हैं कि इसका मतलब जब जीवन शरीर ले रहा है तो वो मतलब उसकी जो इनिशियल t=0 जिस समय उसने जन्म लिया है उस समय वो उसकी स्थिति जो है वो पुराने कुछ जीवन से उसकी कनेक्टेड है, पुराने शरीर यात्राओं से उसकी कनेक्टेड है। जो भी उसने काम किया हुआ है, जो भी उसने विचार किया हुआ है, उससे उसकी चीजें जुड़ी हुई है। तो इस अर्थ में अपन देखेंगे तो प्रवृत्तियों के रूप में भी अपने को दिखता है। मतलब 2 चीजें बाबा जी बोलते हैं, सही के अर्थ में जो भी चीज स्वीकार है उसको संस्कार में रखते हैं, और गलत के अर्थ में जो भी चीज जो अपने जीवन में स्वीकार किया उसको प्रवृत्तियों के रूप में कहते हैं। तो जब सुसंस्कार बोल रहे हैं तो उसको दर्शन में संस्कार के रूप में देख सकते हैं, कुसंस्कार को प्रवृत्तियों के अर्थ में। प्रवृत्तियां मतलब प्रिय हित लाभ की दृष्टि। बहुत बढ़िया भैया। है ना? भैया तो सही के अर्थ में जो होगा उसको प्रवृत्ति नहीं नहीं, बोलेंगे क्या? नहीं, सही प्रवृत्ति के नहीं। अर्थ में भी जो हमको सही के स्वीकार अर्थ में जो है। स्वीकार हुआ है उसको संस्कार बोल रहे अच्छा, और हैं। हाँ, प्रवृत्ति जो भी मतलब गलत के सही के अर्थ, अर्थ में प्रवृत्ति नहीं होगी क्या?
वही तो बाबा जी जो भाषा दे रहे हैं, सही के अर्थ में जो भी चीज स्वीकार हो रहा है उसको संस्कार बोल रहे हैं, और गलत के अर्थ में जो भी चीजें स्वीकार हुई हैं जीवन में उसको प्रवृत्ति में बोल रहे हैं। तो प्रवृत्ति जब बोल रहे हैं तो वो मतलब वो पर धन पर नारी पर पीड़ा प्रिय हित लाभ की दृष्टि, इस अर्थ में वो प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं। भैया मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब उसके वो जैसे आप बोले सही गलत के अर्थ में, पर स्वधन स्वनारी और प्रिय हित लाभ में भी हम पॉजिटिवली उस चीज को ले रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या प्रवृत्ति में? मतलब नहीं नहीं, मैं हम जैसे देखिए, पॉजिटिवली उससे कनेक्ट ये हो रहे हैं या सुसंस्कार और कुसंस्कार को पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में संस्कार और प्रवृत्ति को लेते आएंगे। सुसंस्कार और जी कुसंस्कार में क्या डिफरेंस है? तो जो सुसंस्कार जिसको कह रहे हैं उसको अलग अलग कर लें। न्याय धर्म सत्य की दृष्टि, उसको सुसंस्कार में रखा, और प्रिय हित लाभ की दृष्टि को कुसंस्कार में रखा। स्वधन स्वनारी दया पुण्य कार्य व्यवहार को सुसंस्कार में रखा, पर धन पर नारी पर पीड़ा को कुसंस्कार में रखा। तो जो भी सही मानवीय आचरण है, सही मानवीय आचरण का मतलब मानव देव मानव दिव्य मानव के जो आचरण के बारे में बात करें, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, तो ऐसे जो आचरण जिसमें दिख रही है, ऐसे आचरण, उस आचरण के लिए जो उसमें चित्त में चित्रण होना है और वृत्ति में विचार होना है, इन सब को सुसंस्कार बोल रहे हैं। और उसके विपरीत जो शरीर मूलक विधि से प्रिय हित लाभ की दृष्टि होना, पर धन पर नारी पर पीड़ा में जीना, सडावेश में जीना, इसको कुसंस्कार बोल रहे हैं। तो जो ये सुसंस्कार वाले भाग है उसको संस्कार बोल रहे हैं, और जो ये कुसंस्कार वाले भाग है उसको प्रवृत्ति बोल रहे हैं। इतना ही डिफरेंस है। अभी अपन कहना चाहे तो प्रवृत्ति सही और गलत प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बाबा जी की भाषा है, प्रवृत्ति को उन्होंने कुसंस्कार से जोड़ा है, और जो सुसंस्कार है उसको सीधा संस्कार का है। कई आप रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे ना, तो उसमें संस्कार के बारे में मतलब कि हम, मेरा संस्कार, आपका संस्कार कहाँ है अभी, तो बेसिकली संस्कार को बेसिकली मिनिमम साक्षात्कार से उसको कनेक्ट कर रहा है। मतलब संस्कार का मतलब कम से कम साक्षात्कार की स्थिति, तभी आप में संस्कार है, वरना नहीं है। जी भैया बताइए। भैया ये सुसंस्कार और कुसंस्कार की प्लेस ऑफ रिकॉर्डिंग जीवन परवानु में अलग अलग होती है। साइट जिसे कह सकते हैं साइट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए एक चीज को समझ लेते हैं। देखिए अभी जैसे हम जीवन क्रियाओं के अर्थ में देखें तो उसमें मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये जो है 5 क्रियाओं के बारे में कहा गया है। जब हम जीव चेतना की बात कर रहे हैं तो जीव चेतना में मन शरीर के साथ तदाकार हो करके शरीर संवेदनाओं से सुखी होने के अर्थ में मन में आशा का होना, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार होना और चित्त में चित्रण होना, इसी का फैलाव देखेंगे तो ये प्रिय हित लाभ की दृष्टि है, इसी को देखेंगे तो सडावेश है, इसी को देखेंगे तो परधन पर नारी पर पीड़ा है, इसी को देखेंगे तो ये दीनता हीनता क्रूरता है। तो जब हम भैया जीवन एक बार थोड़ा सा और समझाइए ना, एक बार थोड़ा और एक क्लियर। फिर से मैं करता हूं। जब अपन कुसंस्कार की बात कर रहे हैं तो उसको हम कुसंस्कार को जीव चेतना से समझ सकते हैं। जीव चेतना का क्या मतलब हुआ? जीवन में जो मन है, मन पूरी तरीके से शरीर के साथ तदाकार है, और शरीर संवेदनाओं के अर्थ में ही मन सुखी होने का प्रयास कर रहा है। शरीर संवेदनाओं से मन सुखी होने का प्रयास कर रहा है। मन में जो भी 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने की आशा हो रही है बार बार, क्योंकि उसी को ही उसने सुख का स्रोत माना हुआ है। तो जो 4 विषय आहार निद्रा भय मैथुन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने की मन में आशा के समर्थन में वृत्ति में तुलन विश्लेषण होना और चित्त में चित्रण होना। तो ये कुल मिलाकर के, ये सब मिला के देखेंगे तो ये कुसंस्कार के अर्थ में या प्रवृत्तियों के अर्थ में,
प्रवृत्तियों के अर्थ में मतलब क्या हुआ, वो बेसिकली 4 विषय 5 संवेदनाओं की ओर ही बार बार जाना चाहता है, इसलिए इसको प्रवृत्ति की अर्थ में कहा गया। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया। है ना? भैया हाँ जीवन जो है मूल रूप में आत्मा ही है, और फिर क्रियाएं है, उसके बारे में थोड़ी बताएं। शरीर और बिना शरीर। इसको कंप्लीट कर लें भैया पहले। हाँ, मैं कर लेता हूँ। आप ये अनन्या जी ने भी हाथ उठाया हुआ है, जी बताइए। मेरा इसी में थोड़ा प्रॉब्लम है, बताइए ना। प्रवृत्ति के बारे में आपने और कुसंस्कार, तो कुसंस्कार को ही आपने प्रवृत्ति बताया, ऐसा है? हाँ, कुसंस्कार की प्रवृत्ति का मतलब है शरीर मूलक विधि से जीना, 4 विषय 5 संवेदनाओं को ही लक्ष्य मान करके जीना। इसी देखेंगे ना आगे। लाइफ में बनता है जैसे कि प्रवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, ऐसे वर्ड्स आए, प्रवृत्ति, वृत्ति, निवृत्ति, है ना? तो जब हम प्रवृत्ति बोल रहे हैं तो वो बेसिकली शरीर मूलक विधि से जो जीना है उसको ही प्रवृत्ति बोल रहे हैं। वह तो फिर कंक्लूजन किस में आता है कि ठीक है जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे सब चलते हैं। यदि हम अपनी लाइफ में कोई कंक्लूजन बनाते हैं कि नहीं जिंदगी जो है वो मजाक वाला नहीं है, जिंदगी जो है वो ऐसा नहीं है, तो ये सारे डिसीजन फिर किस में आते हैं? वही देखिए, अभी हुआ क्या है कि अभी हम ट्रांजिशन फेज में जब हैं, तो जहां पर अभी हम बार बार इस जो मन की आशा जो शरीर मूलक विधि से है उसके अनुरूप उस आशा के समर्थन में जब हम चित्तवृत्ति को प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक विधि से जो बनावट है जीवन की, मन से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली वृत्ति और चित्त है। तो वो चित्त वृत्ति बार बार मन का मूल्यांकन भी करता है। क्या मूल्यांकन करता है कि मन की इस आशा के लिए मैंने काम तो कर दिया, चित्त वृत्ति ये मूल्यांकन करता है मैंने प्रयास तो किया, लेकिन उस प्रयास से जो आशा थी सुखी होने की, क्या वो सुख मिला या नहीं मिला, ये मूल्यांकन चित्तवृत्ति करता है, खासकर वृत्ति करता है। और इस मूल्यांकन में वो ये पाता है कि मन की जिस आशा के लिए उसने काम किया था उससे जो मन को प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर वहां पर वृत्ति में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं ऐसी चीज कर रहा हूं जिससे मैं जो पाना चाह रहा हूं वो मुझे नहीं मिलता, मैं उस आशा से उसको पाने के लिए प्रयास करता हूं, सुख मिलेगा मुझे, 4 से 5 संवेदनाओं में मुझे सुख मिलेगा, इस आशा से वृत्ति उस मन की आशा को पूरा करने के लिए वृत्ति अपना पूरा शक्ति लगाता है, लेकिन उपलब्धि के रूप में वो सुख नहीं मिलता है, ये वृत्ति उसका मूल्यांकन कर पाता है। यहीं से उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है कि मैं कर क्या रहा हूं, ये तो गलत है। तब वो सही की ओर जाने का प्रयास करता है, कुछ विकल्प ढूंढता है, सही ढूंढता है कि अब क्या करूं मैं। तो सही के लिए फिर उसमें बनता है कि भाई मुझे ज्ञान चाहिए, जागृति चाहिए, या कुछ और चाहिए। इसी क्रम में किसी कोई दूसरे दर्शन से, किसी तीसरे दर्शन से, कोई भक्ति मार्ग से, और कुछ लोग हम लोगों में से जो इस दर्शन से जुड़े। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने जैसे इस दर्शन को स्वीकार किया है, तो उनमें वृत्ति ने पहले से ही वृत्ति मन का मूल्यांकन कुछ रूप में तो कर ही चुका है, वरना इस चीज को कैसे स्वीकार करेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? बिल्कुल ठीक बात। वृत्ति और मन के बीच कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि मन अपनी आशा की पूर्ति के लिए चित्तवृत्ति को प्रयोग कर लेता है, वो प्रयोग उसके लिए काम कर भी देता है, करने के बाद पोस्ट एनालिसिस करता है, वृत्ति करता है कि जो मन ने मुझसे करवाया उससे मन को जो चाहिए था सुख वो मिला या नहीं मिला, और वो देखता है कि उसको नहीं मिला, तो वो एनालिसिस करता है कि मन ने मुझे बुद्धू बनाया,
मन के प्रभाव में आकर के मैं बुद्धू बन करके मैंने उस कार्य को किया, तो ये उसका, लेकिन जब वापस आगे देखेंगे फ्यूचर में फिर से वही करता है, तो ये बार बार होने पे उसको ये लगता है कि मैं तो पराधीन हूं। वृत्ति मन का जो मूल्यांकन करता है वो ये देख लेता है कि मैं तो मन के प्रभाव में हूं, वृत्ति मन के प्रभाव में पूरी तरीके से है। ये वृत्ति को लगने लगता है कि मैं पराधीन हूं, परतंत्र हूं। वृत्ति मन के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है, क्योंकि वो एनालाइज करने लगा है कि मन की जिस आशा को पूरा करने के लिए मैं प्रयास करता हूं उससे मन की आशा पूरी होती नहीं है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूं? तो ये सारे ये जो कर है ना, ये सब कुसंस्कार में आ रहे हैं, जहां पर आपके जीवन के जो मतलब जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की जो बात हो रही है, वहां पर आप देखेंगे तो आपका मतलब प्रभाव किसका ज्यादा है? वो मन का ही प्रभाव ज्यादा है। मन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है इन पांचों में से, मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा से। बुद्धि आत्मा तो काम ही नहीं कर रहा है, और मन वृत्ति चित्त में भी मन ही प्रभावशाली है। क्यों प्रभावशाली है? क्योंकि मन अपनी आशा के लिए ही चित्त वृत्ति को प्रयोग कर रहा है। इसको कहा प्रवृत्ति। इसके विपरीत चित्त में यदि साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार क्या होता है? व्यवस्था का साक्षात्कार हुआ, न्याय धर्म सत्य का साक्षात्कार हुआ, संबंधों का हुआ, तो अब चित्त में जो भी साक्षात्कार हुआ उस आधार पे उसमें चित्रण होता है व्यवस्था का। उस चित्रण के साथ न्याय धर्म सत्य के अर्थ में विश्लेषण होता है, और उस न्याय धर्म सत्य के अर्थ में मन में आशा बनती है, क्या हम मूल्य मूलक आस्वादन का, दूसरे के साथ मैं न्यायपूर्वक जीऊंगा, मैं धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीऊंगा। तो मन में जो आशा हो रही है वो शरीर मूलक ना हो करके चित्त में जो साक्षात्कार हुआ वहां से चित्त में चित्रण होना, और फिर वृत्ति में जो भी विश्लेषण होने के बाद मन में वह आशा बन रही है। अब मन की आशा शरीर से 4 से 5 संवेदनाओं से नहीं आ रही है। मन की आशा जो बन रही है वो चित्त से स्टार्ट हो रही है और वो मन की आशा तक जा रही है। तो कम से कम यहां पर आना पड़ेगा। संस्कार के अर्थ में देखेंगे तो कम से कम साक्षात्कार की जगह पे आना पड़ेगा। बिना साक्षात्कार हुए आप में क्या होगा? चित्रण में तो कुछ मतलब देखेंगे तो सब मिक्स है, खिचड़ी पका हुआ है। बढ़िया। अभी यदि साक्षात्कार नहीं हुआ है तो एक ही क्षण में आप बहुत उदार होंगे, दूसरे क्षण आप बहुत कृपण भी होंगे। यदि साक्षात्कार नहीं हुआ है तो एक ही आदमी आपको कभी बहुत उदार दिखेगा, किसी समय बहुत क्रूर भी दिखेगा, कभी किसी समय बहुत दीनहीन भी दिखेगा। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो उसकी जो आशा मन में बननी है वो बिना साक्षात्कार के हो ही नहीं पाता है। जो मन की आशा का जो बनना है वो बेसिकली न्याय धर्म सत्य की मतलब वृत्ति में दृष्टि बने बिना होता ही नहीं है। और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कहाँ बनेगी? तो कम से कम साक्षात्कार होगा तब तो बनेगा। तो यहां से संस्कार स्टार्ट हुआ। साक्षात्कार से ज्यादा यदि बुद्धि में अवधारणा बनती है तो उसमें और भी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। और यदि इसके ऊपर देखेंगे व्यापक का अनुभव हो गया आत्मा को, तो उसके बाद तो पूरी तरीके से पूर्णता ही हो जाती है। उसमें अब किसी भी समय कोई भी मतलब स्विचिंग नहीं होगी। साक्षात्कार की स्थिति तक हो सकता है कि उससे गलतियां हो, मतलब पुरानी जो प्रवृत्तियां हैं वो वापस उसको मतलब मन के अनुसार चित्तवृत्ति काम कर सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इन सब चीजों पे पूरी तरीके से ही जो ये मन की आशा के लिए जो बेसिकली चित्तवृत्ति का प्रयोग हो रहा है वो आत्मा में अनुभव होने के पश्चात वो पूरी तरीके से ही समाप्त हो जाता है। अब आत्मा में अनुभव होने के बाद मन में जो भी आशा होगी वो अनुभव के ही अर्थ में होगा, उससे अन्यथा हो ही नहीं सकता है। उससे पहले तक संभावनाएं हैं गलतियां होने की।
बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ भैया आ रही है। एक प्रश्न बन रहा था, पूछूं क्या अभी? बोलिए ना भैया। हाँ भैया, जैसे जीव चेतना में जो वृत्ति और चित्त है वो मन के हिसाब से हो रहा है, मतलब मन जैसा चाह रहा है वैसा करा रहा है अभी। लेकिन आपने अभी ये भी बताया कि जो वृत्ति और चित्त है वो मन से स्ट्रांग, मतलब पावर्स हैं या क्रियाएं हैं। तो फिर ये मन के जीव चेतना में ये मन के बहकावे में क्यों आ जाते हैं, वृत्ति चित्ती चित्त जो है? मेरा प्रश्न क्लियर हुआ या वो फिर बिल्कुल से भैया क्लियर हुआ, यही तो जागृति क्रम है। जागृति क्रम इस अर्थ में कहें कि जैसे ही गठनशील से गठन पूर्ण बनता है, जी तो वहां जो स्टार्ट होता है वो मन की क्रिया से ही स्टार्ट होता है। जो भी, जैसे जीवन जो बता रहे हैं, जो चैतन्य जो इकाई बोल रहे हैं, ये गठनशील से ही गठन पूर्ण परमाणु बना, उसी को ही जीवन कह रहे हैं, उसी को ही चैतन्य इकाई कह रहे हैं। तो जब उसकी ठीक क्रिया है। जब स्टार्ट, अब उसमें गुणात्मक डेवलपमेंट होना शुरू होता है। तो जो वो स्टार्ट होता है वो मन की आशा से ही स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? जीने की आशा। चित्तवृत्ति वहां पर एक्टिव नहीं होती, बुद्धि और आत्मा तो है ही नहीं, चित्तवृत्ति भी एक्टिव नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आप देखेंगे ठीक तो है, जो बन गई बात। पशुओं में दिखता है, तो जो पशुओं में दिखता है वो पूरी हम्म, तरीके से मन के साथ तदाकार है। मतलब शरीर के साथ बिल्कुल। तदाकार होकर के मन जो है वो जी रहा है। चित्तवृत्ति भी डेवलप नहीं है। चित्तवृत्ति डेवलप नहीं होने के कारण देखेंगे, वो कुछ देखेंगे कोई नहीं, उसमें कल्पनाशीलता नहीं दिखती। जैसे मानव में कल्पनाशीलता दिखती है, उसने अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें बना ली, पशुओं में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसमें चित्तवृत्ति बिल्कुल डेवलप हुआ ही नहीं है। तो वो पूरी तरीके से मन में क्या आशा, भाई मेरा जो है शरीर बना रहे, जीने की आशा बनी रहे, उस अर्थ में वो जीता है। फिर धीरे धीरे चित्तवृत्ति डेवलप होता है, और चित्तवृत्ति डेवलप होता है तो उसके डेवलपमेंट के साथ साथ ही वो मन का मूल्यांकन भी करने लगता है। तो ये देखेंगे बहुत बढ़िया, जागृति, अद्भुत। जागृति क्रम में ये क्रम ही है। ठीक है। बहुत बढ़िया भैया। अच्छा भैया, तो एक चीज ये बताओ आप, जैसे एक और क्वेश्चन आपके इसी उत्तर से बन रहा है कि जो मान लो चित्त का डेवलपमेंट है ना, वो जो मानवों, जितने मानव है उसमें भी कम ज्यादा हो ही सकता है। बिल्कुल भैया, दिखता ही है। चित्तवृत्ति का भी डेवलपमेंट हाँ। देखेंगे, एक तो एक ही समय में देखेंगे ना, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग दिखता है। और यदि पूरे कलेक्टिवली देखेंगे तो उसमें भी दिखता है। आज से मतलब 500 साल, 100 साल, 200 साल पहले चित्तवृत्ति का जितना देखेंगे मास में जितना डेवलपमेंट था, उससे आज के दिन ज्यादा लगता है या नहीं लगता है? आज से 200 साल पहले लोगों में जितनी चित्तवृत्ति डेवलप हुई थी, मतलब मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, कलेक्टिवली कह रहा हूं, तो अभी ज्यादा लगता है या नहीं लगता है? क्या सोचना है आप लोगों का? भैया कोई कोई एग्जांपल दे के एक बार बताएं, क्या क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज के समय जो ज्यादातर लोग जितने तार्किक दिखते हैं, लॉजिकल दिखते हैं, क्या 200 साल 300 साल पहले इतने लॉजिकल, इतने तार्किक थे क्या लोग? कुछ नहीं एक थे। लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर नहीं, लोग नहीं थे। सही बात। तो एज ए पूरे मानव जाति को देखेंगे, पूरे मानव जाति का भी देखेंगे तो मतलब जागृति क्रम में देखेंगे तो डेवलपमेंट हुआ है। अब बहुत बढ़िया। ज्यादातर लोग जो है ना देखेंगे तो अभी भक्ति मार्ग हो गया या आस्थावादी प्रवृत्तियां देखेंगे तो कम हुई है, क्योंकि आदमी लॉजिकल हो गया। जैसे अभी बोल रही थी ना दीदी कि भाई मैं मंदिर जा रही हूँ, लेकिन क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि भाई हमारा तर्क अब हमको जो है क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो तर्क का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसके बारे में मैं क्वेश्चन मार्क लगाने लगा। पहले ऐसी चीजें कम थी। अच्छा भैया, अच्छा भैया, ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने आसपास जो लोग हैं उसमें अपन ये देख ही सकते हैं कि हाँ ये मन के हिसाब से चल रहा है, ये वृत्ति के हिसाब से चलने वाला आदमी है ना, ऐसा देख ही सकते हैं। जैसे कोई मनमर्जी कर रहा है ना, तो इसी में पड़ा हुआ है, तो वो मन के हिसाब से चलने वाला मानव है। ऐसे ही जो विचार करके ज्यादा चल रहा है वो वृत्ति के साथ है,
अब चित्त का तो मुझे भी पता नहीं, क्लियरिटी है नहीं, मतलब इस तरह से देख ही सकते हैं कि किसके अंदर कितना विकास हुआ है, ऐसा है हमारे अंदर ये क्षमता है कि नहीं है, पहले तो ये प्रश्न है कि हम देख सकते हो। दिखेंगे, ज्यादातर लोग जो दिखेंगे अभी के स्थिति में, वो बेसिकली सिर्फ 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा घूमने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छी कार हो जाए, है ना। देखेंगे तो ज्यादातर लोगों में दबाव तो इसी चीज का है कि भाई हमको कैसे ये उपलब्ध हो जाए। तो कुल मिलाकर के जो 4 विषय 5 संवेदनाएं हैं, उसकी अनुकूलता जितनी ज्यादा बन सके, वही हमारे सुख का उतना ही ज्यादा स्रोत होगा। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है समाज में? बिल्कुल दिखता है, बिल्कुल दिखता है, ज्यादातर लोग ऐसे ही है ना। मैं भी वैसा ही हूँ। वही तो ज्यादातर लोग यही हैं कि मन की जो आशा है 4 विषय 5 संवेदनाओं से सुखी होने की, उसी जगह पर ही है। कुछ एक लोग हैं जो उससे ज्यादा जो है किसी चीज को सोचने में, विचार करने में उनको मजा आता है। जैसे कुछ लोग हो गए, जैसे साइंटिस्ट हो गए, है ना, उनको 4 विषय 5 संवेदनाओं में भी आता होगा, लेकिन उससे ज्यादा किसी एक चीज पे सोचने में, विचार करने में, मतलब उनमें बिल्कुल देखेंगे कुछ एनालिसिस करने का सुख होता है कि चित्त वृत्ति बिल्कुल किसी बिल्कुल चीज पे एनालाइज करे, समझे, समझने का, वो समझने का दायरा कुछ भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं, है ना? ठीक बात है भैया। कुछ कुछ पकड़ में आना शुरू हुआ भैया संस्कार लॉजिकल, का क्या मतलब है। भैया लॉजिकल वाली बात में है। पहले तो कुछ लोग वैसा बताते हैं कि चार्वाक बहुत लॉजिकल थे कुछ साल पहले, 100 साल पहले, 100,000 साल पहले कह सकते हैं। तो भैया मैंने ये कहा, इंडिविजुअल की बात नहीं कर दिया मैं, कलेक्टिव, मैं मानव जाति को बोले के बोल रहा था। इंडिविजुअली में हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका लॉजिक बहुत ही ज्यादा डेवलप रहा हो, वो आज से 100 साल के 1000 साल पहले भी हो सकता है। तो मैं जो परंपरा के बारे में बोल रहा था, तो एज ए होल मानव जाति की बात कर रहा था कि मानव जाति को यदि कलेक्टिवली देखें, आज के दिन जितना लॉजिकल है, क्या आज से 200 साल पहले उतना लॉजिकल था? कलेक्टिवली, इंडिविजुअल को नहीं देखेंगे। नहीं था, नहीं था। जी भैया। हाँ, तो कलेक्टिवली बात कर रहे हैं कि मतलब जो एवरेज मानव की जो चेतना का स्तर है, वो डेवलप हुआ है। एवरेज मतलब एवरेज करने मतलब जो सारे मानवों की चेतना को मिला करके उसका एवरेज ले, तो वो बढ़ा बढ़िया। है ना। इंडिविजुअली में हो सकता, भैया हाँ भैया लेकिन फिर इंडिविजुअली का एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा? ये देखिए वो जागृति, ऐसे, हाँ वो मतलब उनमें ये म्यूटेशन कैसे हो गया? देखिए भैया, हर समय में ही देखेंगे ना, इंडिविजुअली देखेंगे तो आज के समय पे ही देखें ना, तो वो हम पहले के समय में भी देख सकते हैं। आज के समय में भी 700 करोड़ लोग हैं, उसमें से कुछ लोग तो हैं ही जो जिज्ञासु हैं और सही के लिए प्रयास कर ही रहे हैं। अभी के समय में भी देखेंगे कि बाबा जी जैसे लोग भी हुए जिनमें इतनी तीव्र जिज्ञासा रही, और उस जिज्ञासा से वो समाधि संयम करके सारे अपने जो भी थे प्रश्नों का उत्तर उन्होंने पा लिया। तो ऐसे जिज्ञासु लोग तो हर समय ही रहे होंगे, 1000 साल पहले भी रहे होंगे, है ना। और एक और संभावना हो सकती है कि ऐसे जागृत व्यक्ति एक ग्रह से दूसरे ग्रह भी जा सकते हैं। हाँ वही मतलब वही उसकी भी संभावना पॉसिबिलिटी है, लग रही थी। हाँ मतलब उसकी भी संभावना रख सकती है ना। हाँ लेकिन उसे कहने का मतलब अधिकार नहीं बन पाता है मेरा, तो बिल्कुल वही नहीं। झिझक। कर्म दर्शन में बाबा जी ने लिखा है, विचरण क्षमता के आधार पर उन्होंने, मतलब भूतात्मा, देवात्मा, दिव्य आत्मा, उन्होंने लिखा है। भूतात्मा एक धरती के वायुमंडल में विचरण करता है, देवात्मा एक ब्रह्मांड के में विचरण करता है, और दिव्य आत्मा असीम अवकाश में विचरण करता है।
तो ऐसे बहुत सारे जो भी हैं, मतलब जैसे मान लेते हैं कि अभी जस्ट, मतलब ये देखिए मेरा अनुमान है कि जैसे मान लेते हैं कि बाबा जी को ही देखें, तो बाबा जी का अब क्या कर रहे होंगे भाई, उनको जो जानना था सब कुछ तो जान लिया, अब करेंगे क्या? तो जितनी बार भी उनसे मतलब लोग पूछते थे, बोले कि उपकार कर, जहां भी मुझे उपकार करने का दिखेगी संभावना मैं वहां उपकार करूंगा। तो इस धरती पे या किसी और धरती पे जहां पर भी लगेगा कि मैं उपकार कार्य कर सकता हूं, वहां पर शरीर लेंगे। शरीर लेकर के जो भी उन्होंने अपना शोध कार्य है वो सब कुछ करके उसको प्रस्तुत करेंगे। मुझे तो जैसे बाबा जी का अनुमान लगता है कि उन्होंने निर्णय पूर्वक ये शरीर लिया था कि यहाँ उपकार करने की दिख रही है, कि इस धरती पे मैं उपकार कार्य कर सकता हूँ। क्या उपकार कर? तो यहाँ पर जो भी मतलब वास्तविकताओं को लेकर के अभी स्पष्टता नहीं बनी है किसी भी दर्शन में, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है कि आत्मा क्या है, नहीं, उसका स्वरूप क्लियर नहीं है। तो एक उपकार करने का उनको दिखा होगा उद्देश्य। क्या दिखा? कि भाई मैं सही चीज को यहाँ प्रस्तुत कर दूं। तो ऐसे व्यक्ति तो हर समय होंगे ना, क्योंकि मतलब जो ये अनुमान कहें कि अस्तित्व किस समय स्टार्ट हुआ उसका कोई प्रमाण नहीं है, t=0 कहें तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, वो अनादिकाल से है। तो यदि अनादिकाल से है तो हमेशा से ही अस्तित्व में जो है ये देव मानव, दीप मानव, मानव हमेशा से ही रहे होंगे, हर समय होंगे। तो उनके लिए इस धरती पे जिस भी समय उपकार कार्य करने का दिखा होगा उन्होंने उपकार कार्य किया। ठीक है। भैया अभी कमिंग बैक टू संस्कार, अभी हम संस्कार की बात भैया मैंने, हाँ एक बार भैया, जैसे आपने बताया संस्कार के बारे में, तो हमें ये समझ में आया कि मतलब परिमार्जन की तरफ जो भी हमारा बढ़ना है, जो भी हमारी शब्द दिमाग से निकल गया, प्रवृत्ति नहीं कहेंगे इसको, जो भी स्वीकृतियां हैं सही के अर्थ में जीवन में स्वीकार हो गई हैं। ठीक। तो ये अभी हम जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि जब तक साक्षात्कार तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक ये स्वीकृतियां जो है स्पेशली पूर्व जन्म की, इस जन्म में ट्रांसफर नहीं होती हैं। लेकिन जो इसी जन्म में चल रहा है अभी, जिसको अभी आपने कहा कि जब तक साक्षात्कार नहीं हुआ तो कभी हमको सही करने का होता है, कभी हम कुछ और, कभी हम गलत की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन जब हम सही की तरफ जा रहे होते हैं, परिमार्जन की तरफ जा रहे होते हैं, उसको भी संस्कार ही कहेंगे ना। वही देखिए, अब उसको संस्कार कहें, देखिए संस्कार जो होगा ना वो एक सडन प्रक्रिया नहीं है कि ये इस t=0 से बाद संस्कार है और उसके पहले कोई संस्कार नहीं है ना। तो ये क्रमशः गुणात्मक परिवर्तन है। संस्कार की ओर जो है हम गतिशील है, पूर्णता नहीं हुई है लेकिन हमारा स्टार्ट तो हो गया है। संस्कार निर्माण होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम क्या है ना वो सोचते हैं तो एक टाइम होगा, उस टाइम के बाद संस्कार, उससे पहले कोई संस्कार नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारा संस्कार बनना स्टार्ट हुआ। क्या संस्कार बनना स्टार्ट हुआ? हम इसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इससे हमारा संस्कार बन रहा है। स्थिरता नहीं आई है और कुछ स्वीकृतियां, हाँ, स्थिरता नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभी अपने जीने को देखें तो दोनों ही चीजें दिखती हैं। कुछ क्षण हमारे में प्रिय हित लाभ की दृष्टि भी हावी होते हुए दिखती है और कुछ क्षण हमारे में न्याय की दृष्टि भी दिखती है। ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? खुद में देखें। ठीक ठीक, बिल्कुल दिखता। तो अब अभी है क्या कि हमने जो इसलिए कहते हैं कि ना जीवन में अभ्यास का बहुत बड़ा महत्व है। यदि हमने मतलब देखेंगे एक ही सर यात्रा में काफी लंबा अभ्यास किया हुआ है सुविधाओं से सुखी होने का, है ना, मतलब क्या कहें प्रिय हित लाभ से सुखी होने का, तो वो सडनली थोड़ी बदल जाएगा। हाँ, उस बदलने की दिशा में प्रयास शुरू हो गया। जिस दिन पूरा ही बदल गया, वो पूरा बदलने का मतलब जो है समस्त चीजों से मुक्ति वाला आत्मा में अनुभव,
तो वो पूर्ण संस्कार हुआ। पूर्ण संस्कार ठीक बराबर आत्मा में अनुभव। ठीक उससे पहले जो है संस्कार बनना प्रारंभ हुआ है, स्थिरता नहीं है इसकी। ठीक। तो संस्कार की ओर एक तरह से कह सकते हैं कि गतित है, उस हाँ, दिशा में बढ़ संस्कार रहा की ओर हम गतिशील हैं, बना नहीं है। क्योंकि यदि हम संस्कार को बोलेंगे कि बन गया है, इसका मतलब ये कहना पड़ेगा कि बन गया का मतलब अब हमारा मन पूरी तरीके से वो, मतलब जो भी कहे न्याय धर्म शब्द के आधार पर ही अब वहां पर मन में जो है आशा होती है। प्रिय हित लाभ के आधार पर कभी नहीं होता, रुचि मूलक कभी नहीं होता, 4 विषय 5 संवेदनाओं के अर्थ में कभी नहीं होता, बिल्कुल ही खत्म हो गया, तब उसको पूर्ण संस्कार कहेंगे, है ना। है। और भैया बताइए, ठीक। और किन्हीं को संस्कार को लेकर के यदि और कुछ पूछना हो। अच्छा भैया, ये आगे की जीवन यात्राओं में ये संस्कार जो जाएगा, वो जिसका साक्षात्कार हो चुका होगा वही चीज आगे जाएगी या उससे पहले भी जा सकती है? नहीं जैसे मान लेते हैं कि अभी देखिए, जैसे हम लोग ही अपना देखें, जैसे मैं अपना पर्सनली देखे होता हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं लगता कि पहले से मुझे किसी चीज का साक्षात्कार हुआ था, लेकिन कोई चीज गलत है उस ओर नहीं जाना है ना, और कोई चीज सही है उस ओर जाना है, ऐसी प्रवृत्तियां थी। मतलब धन कमाना और उससे संस्कार भोग थे। करना, है ना, वो लक्ष्य के रूप में मेरे को कभी स्वीकार नहीं हुआ, छोटे से ही नहीं स्वीकार हुआ। ठीक बात। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं आर्थिक रूप से बहुत संपन्न घर से हूं या बहुत ही सिंपल परिवार से रहा, फिर भी मेरा आकर्षण नहीं हुआ, है ना। तो मतलब ये नहीं है कि साक्षात्कार हुआ तभी कुछ हमारे में बनेगा, कैरी होगा। जो भी हम कर रहे हैं ना, उसके दोनों ही चीजें, मतलब मेरा अपना जो आकलन है, मेरा अनुमान हो सकता है कि हम जो भी सही गलत किए हुए हैं ना, वो बीज रूप में बन जाता है। बीज रूप जैसे समझते हैं, जैसे पौधे में होता है ना कि बीज रूप में बन जाता है। अब वो बीज रूप में तभी तक रहता है जब तक उसमें खाद पानी हवा हम नहीं डालते हैं। जैसे ही खाद पानी हवा डालते हैं, वो बीज पौधा बनना शुरू होता है। तो हमारे में जो प्रवृत्तियां हैं, सही और गलत दोनों की, एक सरी बढ़िया। यात्रा खत्म होने के बाद बीज रूप में बनी रहती है। सही भी बीज रूप में रहता है, गलत भी बीज रूप में रहता है। अब नेक्स्ट सरी यात्रा में आपको कैसा वातावरण मिला, कैसा आप देख रहे हैं, कैसा आप सुन रहे हैं, है ना, वही उसके लिए खाद पानी हुआ। यदि सही सुन रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सारा कुछ है, तो वो जो बेसिकली खाद पानी जो उसको मिला, वो सही का ही पौधा बनेगा। सही का पौधा बनेगा, सही ही फैलेगा फूलेगा उसमें। यदि गलत है तो गलत ही उसमें क्या होगा, फैलेगा। इसीलिए देखेंगे परंपरा बनने की आवश्यकता है, क्योंकि उस बच्चे में जो भी बीज है, उसमें से किस वाले बीज से पौधा बनना है, वो कहां से आता है, परंपरा से आता है। परंपरा गलत है तो गलत वाला बीज ही पौधा बनेगा, परंपरा सही है तो सही वाला ही बीज पौधा बनेगा। गलत के लिए आप खाद पानी डाल ही नहीं रहे हो, वो पौधा ही नहीं बनेगा। पौधा नहीं बनेगा तो उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। पौधा बनने का मतलब कल्पनाशीलता में जितना भी आप अभी देख रहे हैं ना, इस सड़ी यात्रा में आपने कुछ देखा है, कुछ सुना है ना, तो वो सारी चीजें जो स्टोर हो रही है स्मृति के रूप में, ये तो पौधा बन गया ना आपका। जितना दिन आपने जिया है तो आपने कुछ बिल्कुल। देखा है, कुछ सुना है, वो सब सही गलत सब स्टोर हुआ है, ये पौधा बन गया। तो आप सोचिए, मतलब सही मानवीय परंपरा यदि हो जाए तो कौन से बीज का डेवलपमेंट होगा, सही वाले का ही अच्छे वाले होगा, की। क्योंकि बाहर से आपको सही जा रहा है। तो गलत वाला बीज जो होगा उसमें भी परिमार्जन होने लगेगा, क्योंकि गलत वाले का बीज मान लेते हैं स्ट्रांग है, मतलब अब बीज में भी तो हो सकता है ना कि गलत के बीज ज्यादा है, सही के बीज कम है, लेकिन मानवीय परंपरा सही है, तो गलत वाले बीज के लिए आपको उसको मिल ही नहीं रहा है अवसर। तो जो थोड़ा सही का बीज है वही प्रस्फुटित होगा। इसीलिए परंपरा बनने की आवश्यकता है।
बढ़िया भैया। हमारे को यदि मान लेते हैं साक्षात्कार नहीं हुआ, अवधारणा नहीं हुई, अनुभव नहीं हुआ, अब अगला शरीर यात्रा मैं लेता हूं तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? वातावरण होगा। मेरे पूर्व संस्कार के साथ साथ वातावरण का भी उतना ही स्ट्रांग रोल होगा। क्यों होगा? कि मेरे में जो भी सही गलत के बीज हैं, उस बीज को फैलने का काम परंपरा ही करेगा। क्लियर है भैया, बढ़िया, थैंक यू, बैठ गया है। हाँ, तो भैया ऐसे समझ सकते हैं कि चाहे कैसा भी बीज हो, चाहे संस्कार वाला हो और चाहे प्रवृत्तियों वाला हो, अगर परंपरा में सही चल रहा है तो सभी सही की तरह ही उगेंगे। बिल्कुल। जी, तो कुल मिला के परंपरा की बात ज्यादा है और संस्कार में पहले क्या लेकर के आया है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए इसीलिए तो बार बार जो है बाबा जी जी का उस ओर रहा कि भाई इंडिविजुअल मुक्ति की ओर परंपराएं मतलब फोकस्ड रही। उससे उपलब्धि नहीं हो रहा है ना, परंपरा बनने की आवश्यकता है। बाबा जी को ज्ञान हो गया था, उनको मुक्ति मिल गई थी, फिर भी वो परंपरा बनाने पर इतना जोर दे रहे थे। देखेंगे तो पूरा का पूरा उन्होंने जो बुक लिखा वो खुद के लिए थोड़ी लिखा, वो किसके लिए लिखा? परंपरा बनने में उनके तरफ से योगदान था, परंपरा बने, इतना ही था ना, सही की परंपरा बने। तो भैया ये जो हाँ बोलिए भैया। भैया ये जो संस्कारों का एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में कैरी फॉरवर्ड जो होता है, तो उसका जो बीज स्वरूप होता है वो स्मृति होता है या भाव होता है? क्या कहा? दो चीज आपने, स्मृति या भाव? भाव भाव। अब देखिए मतलब भाव के रूप में क्या कहें, मतलब भाव के रूप में देखें, जैसे मतलब ये देखें ना, आकर्षण के रूप में देखें, है ना? जैसे आप जिस ओर आकर्षित होंगे, मैं जरूरी नहीं कि उसी ओर आकर्षित होगा। एक देखेंगे, एक आदमी आपको जो है छोटे से ही दिखने लगेगा, धन की तरफ आकर्षित हो रहा है। एक आदमी छोटी तरह समय से ही दिखेगा कि वो काम वासना की तरफ आकर्षित है ना? एक आदमी दिखेगा कि भाई वो मतलब कुछ अलग तरह, क्रोधी स्वभाव का तरफ। तो जो दिख रहा है, जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, उस तरह से उसमें आकर्षण भी दिखना शुरू होता है। तो ये भाव के रूप में है या स्मृति के रूप में है? मुझे लगता है, जो बार बार मैं वही कह रहा हूं ना, कि ये प्रवृत्तियों के रूप में, इसलिए तो उसको बार बार प्रवृत्ति करें, प्रवृत्तियों के रूप में। भैया इसको मैं अभी ऐसा समझ लेता हूँ कि ये जो जीवन परमाणु में अलग अलग ऑर्बिट्स जो है, मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा के, तो इनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी में एक टाइप का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। उसकी वजह से वो अगले शरीर यात्रा में वो मतलब संस्कारों का जो ये है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ऐसा समझना ठीक रहेगा अभी के लिए? इसको थोड़ा सा मैं और प्रयास करता हूं। देखेंगे ना, तो अभी जो हम जी रहे हैं उसमें मैं जीवन और शरीर दोनों के साथ हूं। तो बहुत सारी जो स्मृतियां हैं मेरी, वो मेधस के साथ कनेक्टेड है। ये मेधस खत्म हुआ, मतलब शरीर खत्म हुआ, तो सारी स्मृतियां भी चली जाती हैं। इसको पकड़ना पड़ेगा अच्छे से। जो बहुत सारी स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां मतलब मेधस के माध्यम से जीवन के साथ जुड़ी हुई है। ये मेधस खत्म होने से वो सारे ये समझ में आता है भैया। हाँ, ये स्मृति का, हाँ ये समझ में आता है। ये हुआ। अब देखेंगे तो ये स्मृति के साथ साथ जो चित्त में, अभी देखेंगे तो अपन यदि हम खुद के एनालिसिस करें कि भाई हमारे में, मतलब गिन के देखें ना कि क्या क्या चीजों के प्रति प्रधानता दिखती है, एनालाइज करें ना, मेरे में किस चीजों के प्रति प्रधानता दिखती है। एनालाइज कर पाते हैं आप लोग क्या? एक बार करके देखिए
कि मेरे जैसे होता है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसमें किस ओर मैं ज्यादा प्रवृत्त होता हूं, मेरे में कौन से आवेश ज्यादा दिखते हैं, है ना। तो जो अपने में गलत या सही जो भी है उसको सभी लोग एनालाइज कीजिए ना, सोच के बताइए। भैया इस पे सोचने पे ये पता चलता है कि प्रायोरिटी जो है वो किसी की ज्यादा है और किसी की कम है। वही तो, आप जो प्रायोरिटी बोल रहे हैं ना, तो आपकी जो प्रायोरिटी में है वही चीज कैरी हो रहा है, अगले शरीर यात्रा में भी लेंगे तो आपकी प्रायोरिटी में वैसा ही बना रहेगा। यदि एक आदमी में धन कमाने की प्रवृत्ति है, धन को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसकी प्राथमिकता है, तो अगले शरीर यात्रा में भाई उसका यही चीज है, वो धन को ही प्रधान मान करके फिर से स्टार्ट करेगा। एक आदमी में नाम कमाने की यदि प्रवृत्ति दिखती है, वो मतलब नाम कमाने का भूखा है, वो अगले शरीर यात्रा में भी वो नाम कमाने के अर्थ में ही देखेगा। एक आदमी में भक्ति भाव की प्रधानता है, वो भक्त मतलब जिसी भी देवी देवताओं को भक्त मान, मतलब उसको इष्ट मान करके उसकी पूजा करके उससे सुखी होने का प्रयास कर रहा है, तो अगले से यात्रा में भी वैसा ही दिखेगा। तो जो हमारी प्रधानता है या प्राथमिकता का जो दिखेंगे लिस्टिंग है ना, वही ट्रांसफर हो रहा है, वही प्राथमिकता हमारे अगले से यात्रा में भी है, क्योंकि हमने उसका मूल्यांकन नहीं किया है। जिसने धन से सुखी होने का प्रयास किया है इस यात्रा में जम करके, वो अगले शरीर यात्रा में भी वही से स्टार्ट करेगा। और उसके बाद यदि उसने मूल्यांकन कर लिया कि भाई धन से सुखी नहीं हुआ जा सकता, हम कितना भी प्रयास कर ले, वृत्ति उसका एनालिसिस करने लगे कि भाई हम धन से सुखी नहीं हो सकते, तब वो अगले से यात्रा में धन को प्राथमिक मान करके नहीं जिएगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ भैया, हाँ। वृत्ति में उसका मूल्यांकन तो होना पड़ेगा ना, जिसको वो प्राथमिक मान करके जिया हुआ है। वो मूल्यांकन हो जाता है तभी तो वो प्राथमिकता लिस्ट में नीचे जाएगा। तो जो हम बोल रहे हैं संस्कार, तो देखेंगे हमारे में बहुत ज्यादा अभी भी देखेंगे ना, जो फैला हुआ दिख रहा है ना, जितना भी हमारा फैला हुआ के में दिखेंगे तो है दो चार चीजें ही जिससे हम मतलब ड्रिवन है। अपना खुद का देख ले कि ऐसी कौन सी दो चार चीजें हैं जो मेरे को पूरी कल्पनाशीलता में फैली हुई, उसके मूल में कोई एक ही चीज होगा। ये देख पा रहे हैं क्या हम सब अपने में? या तो नाम कमाने का, या धन कमाने का, या संवेदनाओं से सुखी होने का, ऐसा कुछ प्रवृत्तियां जो दिख जाएंगी एकदम मतलब मोटे रूप में। उसके लिए हम बहुत सारा कुछ इधर तामझाम कर लें, वो तो अलग चीज है, लेकिन ऐसे कुछ प्रवृत्तियां दिख रही हैं, या ज्ञान से सुखी होने का, समझ से सुखी होने का। भैया मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो उससे हम सुखी नहीं हो रहे हैं, सिर्फ हम वो कर रहे हैं। मतलब वो है क्या हो रहा है, चाहते कुछ है, कर रहे कुछ है, ये दिखता है अपने में। मतलब वही जैसे मैं अपने में एक चीज अभी देख पा रही हूँ कि मैं काफी सालों से हम रेंट के हाउस पे रह रहे हैं। अभी मिस्टर ने 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लिया है। अब घर बनाने का प्लानिंग चल रहा है। तो देखिए मतलब जो सराउंडिंग में चल रहा है, अच्छा बंगलो बनाने का एक मन में इतने सालों से जो प्रवृत्ति थी, वो मतलब वो दिख रही है, पर वो एक्सेप्ट भी नहीं हो रही है। मतलब मैं क्या अपनी बात कह पा रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मन और वृत्ति मतलब का वो जो जो अंतर अभी ये विरोध है। सुन रहे हैं ना, तो वो चीज़ ऐसे लगती है कि मैं कहीं उसी भौतिकवादिता में ही तो नहीं फँसी जा रही हूँ। मतलब चलना भी चाह रहे हैं और हम अपने आप को खींच रहे हैं पीछे। मतलब वो अभी तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा मैं बहुत बार अपने आप में देख पाती हूँ। वही देखिए, कि इसी सब पूरा चीजों से समझ में भी नहीं आया है, पर आगे बढ़ा भी नहीं जा रहा है, और ऐसा जो इतने साल से जो कहीं जो सही नहीं लग रहा था, और अब और ज़्यादा मतलब उलझ गई हूँ, ऐसा एक चीज़ लग रही है। देखिए सभी के साथ देखेंगे ना, यही स्थिति है। वो बेसिकली मन का दबाव वृत्ति पे है, और वृत्ति बार बार जो है मन का मूल्यांकन करता है।
मन में आशा हो गई कि भैया अपना घर होना चाहिए, है ना, या तो उसको ये कहें कि मोह कहें या कुछ भी कहें, अब वृत्ति बाबा करता है, जी उससे क्या भैया। होगा यार, उससे क्या होगा, हाँ उससे क्या होगा? तो ठीक बात। चाहने वाले भी हम ही हैं और उसको नकारने वाले भी हम ही हैं, दोनों चीज हम ही में हो रहा है। तो चाहने वाला मन है, नकारने वाला वृत्ति है। अब इसमें से ये देखना है कि कौन स्ट्रांग है। मन स्ट्रांग है तो वो अपने अनुसार वृत्ति को कर लेगा कि भाई करना है। यदि वृत्ति स्ट्रांग है तो मन की उस आशा को दबा देगा, नहीं करना है, नहीं लेना है। जी, और बताइए अनुपमा दीदी, आपने हाथ उठाया हुआ है। ओम हाँ शांति भैया जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर जैसे हमारे मन में कुछ इच्छा होती है शॉर्ट टाइम के लिए, और लेकिन फिर हम जब उसका एवेल्यूएशन करते हैं, देखते हैं कि इसमें एक मिनट हमारे दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, पीछे से एक बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा है, इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। थोड़ा सा आपको मतलब हटना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। जी 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 जी। हाँ भैया जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हमारे मन में इच्छाएं होती ही रहती है, लेकिन हम जब देखते हैं कि उससे हमारा कोई मतलब मूल्य कंप्रोमाइज हो रहा है, तो फिर जैसे कि सपोज किसी को धोखा देके या किसी का अहित करके, इस तरह की चीजें जब आती हैं तो उसको फिर हम छोड़ देते हैं, मतलब अपने मन से हटा देते हैं। तो जैसे भैया ने प्रायोरिटी वाली बात बोली, तो चीजें तो चाहिए, लेकिन मतलब प्रायोरिटी दूसरी है तो उसको कंप्रोमाइज करके नहीं चाहिए। तो जैसे शॉर्ट समय के लिए जो चीजें दिमाग में आती है मन में, क्या ये चीज सही मानी जाएगी या ये गलत है, या ये मन में आना अच्छा है या बुरा है? ये मतलब जैसे हम एनालिसिस करके समझ तो लेते हैं, या अपनी इच्छा हम दबा देते हैं, तो ये चीज सही होगी या गलत होगी, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखिए, मतलब एक तो चीज सबसे पहला देखना है कि मतलब हमारे जितने भी प्रयास हैं उन सब प्रयास का मूल उद्देश्य है सुखी होना, और वो सुख मन में है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं है ना। अब देखेंगे, यदि मन में देखिए सुख होता है तो सुख के साथ साथ शांति भी होगा, संतोष भी होगा। मतलब मन में सुख हुआ, इसका पता वृत्ति को चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। है ना। यदि वृत्ति को उसके उल्टा लग रहा है, अभी देखेंगे जो सम्मोहन का है, हिप्नोटिज्म क्या है, 4 विषय 5 संवेदनाओं को लेकर के, है ना, हम हिप्नोटाइज होते हैं। क्या हिप्नोटाइज होते हैं? उसको पाने के लिए हम चित्तवृत्ति को दबा देते हैं। हिप्नोटिज्म का मतलब है चित्तवृत्ति को हम काम ही नहीं करने देंगे, चुप रहो तुम, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ करो, और वो मन उसको दबा के करवा लेता है हिप्नोटाइज करके। मतलब हिप्नोटाइज करने का मतलब मन पूरी तरीके से चित्तवृत्ति को दबा देता है। लेकिन ये दबाव हर समय नहीं काम करता, क्योंकि चित्तवृत्ति मन से स्ट्रांग है, हमेशा नहीं दबता। किसी एक समय जो है चित्तवृत्ति मूल्यांकन कर लेता है मन का, और वो मूल्यांकन कर लेता दबाने है। वाला मन है। वो क्या मूल्यांकन कर लेता है कि भाई जो मन ये चाह रहा था सुखी होने का, उससे उसको सुख नहीं मिला। यदि चित्तवृत्ति ये मूल्यांकन कर ले कि मन जिस चीज से सुखी होना चाहता है और सुख उसको मिल रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या दिक्कत थी? चित्तवृत्ति को भी लगता कि मन सुखी हो रहा है। मन ने सुखी होने के प्रयास के लिए चित्तवृत्ति को प्रयोग किया, और चित्तवृत्ति ने मूल्यांकन कर लिया कि मन ने जो चाहा था उससे उसको मिल गया, काम हो जाता। होता नहीं है ऐसा। सिंपल से एक चीज को देख लेते हैं ना, स्वाद को लेकर देख लेते हैं। इतना प्रयोग हो रहा है स्वाद को लेकर के, अच्छा खाना खाना है ना, हम बहुत अच्छा रोज खाते हैं, जो चीज अच्छा लगता है रोज खाते हैं। हफ्ते 10 दिन में ही हमारा जो है वो वृत्ति को संकेत मिलने लगता है कि अब मन को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा चीज चलो खाने के लिए। तो वृत्ति सोचने लगता है तो यार तुमको क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला। तुम कब तक ऐसे भागते रहोगे? चलो एक स्वाद को छोड़ दिया, जो अच्छा लग रहा था उसको छोड़ करके दूसरे पे गए, दूसरा गए वहां पर भी वही हो गया, तीसरा गए वहां पर भी यही हो गया।
तो वृत्ति ये एनालिसिस करने लगता है कि मन कितना भी कंटिन्यूटी करना चाहे, स्वाद से तृप्त होने का उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। ये वृत्ति में कंक्लूजन धीरे धीरे बनने लगता है कि जो मन स्वाद से सुखी होने का प्रयास कर रहा है वो असंभव है। ये एनालिसिस नहीं करेगा वृत्ति, क्योंकि वो तो देख रहा है मन को। लेकिन होगा क्या, अगली बार फिर से कोई अच्छा चीज आएगा, फिर से मन में आशा हो जाएगी कि मेरे को वो स्वाद चाहिए, वो वृत्ति को दबा देगा, फिर से वो चीज खाएगा, और खाने का फिर से वृत्ति उसके दबाव से जब मुक्त होगा फिर से कहेगा फिर से तुम तो वही काम किए। तो कुल मिलाकर के समझ में आ हाँ, रहा है। एक मिनट भैया, जस्ट एक मिनट। तो ये कुल मिलाकर के जीवन की क्रियाओं में एक सूत्रता हो जाना। एक सूत्रता का मतलब दोनों एक दूसरे का, जो मन जो है जो कर रहा है और वृत्ति जो मन का मूल्यांकन कर रहा है, उसमें कोई अंतर्विरोध ना हो। वृत्ति जो कर रहा है, उस जो चित्त उसका मूल्यांकन कर रहा है, उसमें कोई अंतर्विरोध ना हो। चित्त में जो चित्रण हो रहा है, बुद्धि उसको देख रहा है, उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। बुद्धि जो कर रहा है, आत्मा उसको देख रहा हो, उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। यही तो पूरी तरीके से जीवन का कार्यक्रम है, एक सूत्रता है। और ये जो कह रहे हैं कि आत्मा में अनुभव होने के बाद मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सब आत्मा अनुगामी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। जितने भी साधनाएं हैं उन सब का लक्ष्य यही है, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मा अनुगामी बनाना। क्योंकि अंतिम देखेंगे, आत्मा से ही मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का नियंत्रण है, पूर्ण नियंत्रण। आत्मा एक बार प्रभावशाली हो गया जीवन में, उसकी जागृति हो गई, अब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि हमेशा उसके नियंत्रण में होगा। हो गया इनफाइनाइट समय के लिए, अब वो उसके नियंत्रण में आ गया, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती है, उससे पहले तक संभावनाएं रहती है। किस चीज की? अंतर्विरोध की। कौन किसके नियंत्रण में है? अभी मैं जैसे देखेंगे, जिसको बोलता हूं ना कि मैं कुछ समय कहां चला जा रहा है, मन में चला जा रहा है। मन में मैं चले जाने का मतलब किस क्रिया से कौन सी क्रिया नियंत्रित हो रही है। यदि मन से चित्तवृत्ति नियंत्रित हो रहा है, तो मैं की जगह पे तो मन है। यही मैं जब आत्मा की जगह पे आ जाता है, मतलब आत्मा से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि का नियंत्रण होने लगता है, तो वो मैं हमेशा के लिए आत्मा ही हो जाता है। उसके बाद वो हमेशा क्या बोलेगा? मैं आत्मा हूं। बहुत बढ़िया, शानदार। समझ में आया, बढ़िया समझ में आया भैया, शानदार, बहुत बढ़िया। तो मतलब कंफ्यूजन क्लियर हो गया, अपना उद्देश्य पता चल गया कि हमें करना क्या है। इसलिए अनुभव दर्शन में भाषा देखेंगे बाबा जी की, मैं आत्मा हूं और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को मेरा कहा। मैं और मेरा, मैं आत्मा हूं और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि मेरा है, उसको मैं नहीं बोल रहा है बाबा जी, उसको मैं नहीं बोल रहे। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को मैं नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मेरा है, अंतःकरण है। हाँ भैया, जब हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है निम्न स्तर की होती है, जैसे स्थिति गति अनुसार अगर वो निम्न स्तर की है, तो साधना करने का कोई अधिकार भी हमें होता है या केवल समीक्षा करने की ही मजबूरी रहती है? देखिए, साधना का मतलब क्या है? ये साधना का मतलब ही है ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मा अनुगामी बनाना। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि को आत्मा अनुगामी बनाना। जाने अनजाने जितने भी साधक है वो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग को हो सकता है कि इस दर्शन में अस्पष्टता है, लेकिन कोई और दूसरे दर्शन में भी है, तो जीवन क्रियाओं के रूप में देखेंगे तो उनमें भी वही प्रयास हो रहा है। उनको हो सकता है कि ये मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मा के रूप में नहीं पता हो, जीवन गठन पूर्ण परमाणु के रूप में ये उनको नहीं पता हो,
लेकिन उनमें जीवन में यदि क्रियाओं के रूप में देखेंगे तो वो उसी के लिए ही प्रयास कर रहे हैं कि आत्मानुगामी उनका हो जाए। तो अब आत्मानुगामी ऐसे तो होगा नहीं कि भाई आत्मा के प्रभाव में मन वृत्ति चित्त बुद्धि सडनली आ जाएगा। तो जो आप साधना की बात कर रहे हैं, तो साधना जो है वो कोई मतलब एक खास तरीके की जो प्रक्रिया जो परंपरा में अपने को लग रही है, उसकी जगह जो बाबा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भाई जो बोल रहे हैं कि जैसे साक्षात्कार होना, उसके बाद बुद्धि में अवधारणा होना, फिर आत्मा में अनुभव होना, ये है साधना का फल। तो कम से कम हमारे को साक्षात्कार की जगह पे तो आना पड़ेगा ना। और साधना करने का अधिकार क्यों नहीं है? हम जहां है वहीं से हम साधना कर सकते हैं। अंतिम लक्ष्य और उसके बाद हमारा अभी इमीडिएट लक्ष्य, दो लक्ष्य हमेशा बनेंगे। मतलब अंतिम लक्ष्य का मतलब हमारे में जो आत्मा की जागृति हो जाए, ये हमारा अंतिम लक्ष्य हमको स्वीकार हो गया। लेकिन अभी इमीडिएट मेरी स्थिति कहाँ है, मैं किस जगह पे खड़ा हूं, इस जगह से इमीडिएट अगला स्टेप क्या होगा। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं कुछ दिनों से मैं एनालाइज कर रहा था कि मेरे में जैसे मतलब मैं कुछ काम करना चाहता हूं, है ना, उसमें बाकी लोगों का भी रोल है। मतलब कोई भी काम करता हूं तो उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन करना पड़ता है। उस इंटरेक्शन में जो आदमी मेरे अनुसार काम करता हुआ या मतलब मैं जैसा चाहता हूं वैसा वो नहीं यदि प्रस्तुत होता है, मुझे इरिटेशन होता है, मुझ में क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है। तो मुझे तो पहला दिखा कि मेरे लिए जो भी साधना है, इस चीज को नियंत्रित करना। कहीं ना कहीं ये शासन वाली मानसिकता ही तो है, हम आप दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तो ये मूल्य मूलक ना हो करके कहीं ना कहीं देखेंगे क्रूरता की तरफ प्रधान हो गया। ये धीरता ना हो करके ये क्रूरता है, दूसरे को अपने अनुसार चलाना। जीने दो और जियो जो बार बार जो उद्घोष करते रहे बाबा जी, वो तो नहीं है ये। तो मुझे तो अभी इमीडिएट दिखता है कि भाई वो जो व्यापकता का अनुभव होना है, आत्मा की जागृति होना है, उससे पहले जो मेरे में ये जो गलत प्रवृत्तियां दिख रही हैं, ये जो कुसंस्कार दिख रहा है, इसका परिमार्जन मैं कैसे करूं। अभ्यास करके मैं इसका परिमार्जन कर लूंगा तो मुझे उत्साह मिलेगा, फिर मेरे साथ दूसरे कुछ होंगे, उसका परिमार्जन करूंगा। तो ऐसे जो अपने अंदर जो भी गलत प्रवृत्तियां हैं, उसको धीरे 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 परिमार्जन करना होगा। मतलब जिसको बोल रहे हैं दीनता हीनता क्रूरता से शिफ्ट होकर के धीरता वीरता उदारता की तरफ जाना। जैसे अभी हमने अपने जीने को देखा कि मेरा जो ये जीने का प्रवृत्ति है, ये क्रूरता है, ये सही जीने का स्वरूप नहीं है, मुझे इसकी जगह धीरता वीरता उदारता में जाना चाहिए। जैसे मैं देखूं यहाँ वरकंटक में अब्बा बुआ हैं, मैं उनको देखता हूं कि भाई वो उनमें हमेशा मैंने इस चीज का संतुलन देखा, कभी भी किसी को अपने अनुसार नहीं चलाना, कोई शासन वाली मानसिकता नहीं होना, सबके साथ मिलकर के कैसे रहे। जिसके साथ हमारे को जीने में इरिटेशन हो रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई उनमें वो क्वालिटी है, मुझ में वो क्वालिटी नहीं है। तो हम जब अपनी कमियों के लिए परिमार्जन कर रहे हैं, वो भी साधना है। हम एक एक कमियों के लिए अपने को एनालाइज करके उसके सुधार के लिए प्रयास करें, ये सब साधना में आएगा। तो हम सभी साधना के योग्य हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हम सभी साधना के योग्य हैं, क्योंकि इन्हीं प्रवृत्तियों को परिमार्जित करते हुए हम वहां तक पहुंचेंगे। कुछ बात पकड़ में आई क्या? हाँ भैया। हम साधना को कुछ बहुत अलग बढ़िया तरीके से भैया जी, देखते बहुत हैं। बढ़िया। हम साधना को कुछ अलग तरीके से देखते हैं। हमारे में जिसे देखेंगे ना, मतलब हम सभी भारतीय परंपरा से जो हैं, उनमें साधना का मतलब क्या है? एक कठिन तप करना, हाथ पैर मोड़ करके एक मतलब मुद्रा में बैठ जाना और शरीर को बहुत कष्ट देना, है ना। कहीं ना कहीं यही एक साधना है।
ऐसा मान के बैठे हुए, शरीर को कष्ट देना। एक प्रश्न लेंगे भैया? हाँ, बस एक बार मतलब हाँ। देखेंगे तो एक भाई बस एक चीज है कि मतलब देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे में वो चीजें बैठ गई है साधना का मतलब। हम या तो बुक से या जो भी टीवी में या सब चीजों में देखे हैं उससे साधना का यही मतलब है, ऐसा अपने में बैठ गया है या नहीं है? हठ योग, शरीर को कष्ट देना। जबकि उन सब के मूल में मुझे जो लगता है मन को अपने वश में करना, मन को नियंत्रित करना, वही साधना का उद्देश्य है। मन को नियंत्रित करने का मतलब हो गया मन को आत्मानुगामी बनाना। इसी उद्देश्य से सारी साधनाएं हैं, वो चाहे हाथ पैर मतलब पैर मोड़ के बैठ जाए, कांटे पे लेट जाए, आग में चले, कुछ भी करें, है कुल मिलाकर के उतना ही। जी भैया बताइए। हाँ भैया, मेरा प्रश्न भी जो अभी चर्चा हो रही है इसी से संबंधित है। जैसे आत्मानुगामी करने के लिए हठ योग, क्रिया योग और ऐसी बहुत सारी चीजें परंपराएं में रही हैं। मध्यस्थ दर्शन जो दिखता है अभी मोटा मोटा वो मूल्यों पे काम करने को मतलब दिख रहा है कि अपने परिवार में रहते हुए और अपने भाव और विचार पे काम करना है और मूल्यों का परिमार्जन या मतलब सही भाव आए और मूल्यों पे होना है। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि मूल्यों पे काम करते हुए यानी कि परिवार में उन मूल्यों को प्रमाणित करते हुए मुझे अनुभव हो जाएगा, या इतनी बड़ी चीज जिसके लिए इतनी बड़े बड़े काम किए हैं लोगों ने, वो कैसे हो जाएगा? इसका कोई मैकेनिज्म या कोई कारण या कुछ ऐसा है तो जरूर बताएं। भैया एक ही कारण मुझे समझ में आता है, जिज्ञासा। एक ही कारण मुझे समझ में आता है, जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा यदि बलवती होती है तो हम वहां तक पहुंचेंगे। जिज्ञासा बलवती नहीं होती है तो हम वहां नहीं पहुंचेंगे। यदि मुझे जीवन ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है तो मुझे कैसे होगा जीवन ज्ञान? यदि मुझे ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है तो कैसे होगा ब्रह्म ज्ञान? यदि मुझे मानवीय आचरण की जिज्ञासा नहीं है तो मुझ में कैसे आएगा वो आचरण? तो अभी जो बात हो रही है भैया कि आत्मा में जो व्यापक का अनुभव होना है ना, और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उस स्थिति से हमारे में डायरेक्ट आत्मा में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मतलब ये सीधा कहें कि बुद्धि के जागृति के बिना आत्मा की जागृति संभव नहीं है। और भी कहें कि आत्मा और बुद्धि की जागृति जो है चित्त में साक्षात्कार हुए बिना संभव नहीं है। तो क्रम से है। तो अभी अच्छा, चित्त में साक्षात्कार कैसे होगा? तो जब तक हमारे में मूल्यों से मनन होगा। स्टार्ट नहीं होता है तब तक साक्षात्कार नहीं होगा। तो अभी बहुत बड़ी चीज लग सकती है, अभी बहुत बड़ी चीज लग सकती है। अभी आप सोचिए ना कि क्लास 1 में जो बच्चा होता है या और भी छोटा, उसके लिए तो ABCD ही इतना कठिन होता है। आप देखिए ना, वो ABCD Z तक लिखने में कितने साल ले लेता है। 1 साल तो उसको ही सीखने में उसको लग जाते हैं, और आपके लिए तो बहुत आसान है। आपको आसान लगता है कि नहीं लगता है? इसमें कौन सी बड़ी चीज है? ठीक बात। आप उसके आगे आप आइए ना कि जैसे क्लास 2nd 3rd 4th के बच्चे को, उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना उसके लिए कितना टफ लगता है। वो आगे जाता है तो उसको लगता है यार कितना आसान था। फिर वही नहीं चीज भैया, बच्चा, ये तो बात ठीक है। हाँ, हाँ अभी स्टेप बाय एक्चुअली स्टेप ये बात जो आप कह रहे हैं ये ठीक है। आज हाँ, तो मैं वही कहा कि इसे आज अपन क्लास 1 में है, इसलिए अपने को लगता है कि यार क्लास 12th की चीजें मेरे को कैसे समझ में आएंगी। क्लास 12 की चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी। अभी क्लास 1 की चीजों को ही समझना होगा, पहले क्लास 2 में जाना होगा, फिर क्लास 2 की चीजों को समझना होगा, फिर क्लास 3 में जाना होगा। लेकिन हम यदि ऐसा क्लास 1 से 2 3 करते रहे तो हम क्लास 12 तक भी पहुंचेंगे। है जी ना? भैया, हमारे जी जी हमारे में आप थोड़ी बोले। सी, हाँ थोड़ी सी हड़बड़ाहट है भैया। ये पूरा दर्शन आ गया है पूरी संपूर्णता के साथ,
तो हमारे शब्द रूप में, भाषा रूप में तो पूरा ही आ गया है, और हमारी उसकी जो अपेक्षा भी बन गई है पूरे को पाने की। तो वो जो पूरा का पाने की अपेक्षा बन गई है, वो थोड़ा सा हमारे लिए हैवी तो हो गया भैया, हम सभी लोगों के लिए। क्या अनुभव कैसे होगा? थोड़ा ज्यादा तो हो गया। मैं भी सोचता हूँ कि ये अभी हम क्लास 1 में, और हमको पूरा ही सिलेबस एक साथ दे दिया गया क्लास 1 में। ये देखो पूरा सिलेबस है ना, ये पीएचडी तक का सिलेबस है, क्लास 1 में दे दिया गया। अब हमको लगता है यार ये पूरे पीएचडी तक की सिलेबस हमको कैसे समझ में आएगी? तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग यही चीज देखेंगे तो पूरे दर्शन में जो सिलेबस है ना, वो क्लास 1 का क्लास 1 में नहीं दिया गया है, वो पूरा लास्ट तक का सिलेबस जो है आपको क्लास 1 में ही दे दिया गया है ना भैया? भैया मैं ये पूछ रहा था, आपकी बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि अभी बहुत अर्ली है और बहुत बड़ी चीजें दे दी गई हैं, लेकिन जैसे मान लो क्लास 1 का बच्चा है, वो ABCD पढ़ रहा है और बाद में उससे कोई पैसेज पढ़ना है तो उसमें ABCD कुछ दिखेगा। तो प्रश्न ये है कि जो ये मूल्य हैं जिनका साक्षात्कार होना है, फिर ये अनुभव से कैसे जुड़ते हैं? मतलब ये बात थोड़ी सी वैसी लगती है कि परिवार में जीते हुए और मूल्यों का साक्षात्कार करने से अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, ये कैसे कनेक्ट होता है, ये मैं पूछ रहा था आपसे। भैया मूल्यों का साक्षात्कार होने से पहले जो है ना भैया, मनन की प्रक्रिया होगी। मनन की प्रक्रिया का मतलब है कि आप जिसको बोल रहे हैं ना मूल्य, है ना, सत्य, न्याय धर्म सत्य जिसको बोल रहे हैं, उस पे चित्त वृत्ति आपका नियोजित होगा। मतलब अब हम निर्णय करके जब हम ध्यान देने का प्रयास करते हैं कि मैं इस ओर जो है ध्यान दूंगा, तो चित्त वृत्ति आपका ध्यान उसी ओर ही बना के रखा हुआ है। अभी आप किसी एक चीज पे आंख बंद करके टिकाने का प्रयास करें ना, कि मैं इस चीज पे सोचूंगा, विश्वास मूल्य पे सोचूंगा, देखिए चित्तवृत्ति कितनी देर तक वहां नियोजित रहता है। वो भागने बहुत थोड़ी लगता है देर। ना तेज, थोड़ी देर में ही भागने लगता है। आप सोचे कि मैं विश्वास मूल्य पे टिकूंगा, तो ये जो साक्षात्कार बोल रहे हैं भैया, उससे पहले चित्तवृत्ति का अभ्यास होगा। क्या अभ्यास होगा? वो जिस चीज पे वो सोचना चाह रहा है उस पे वो टिका रहे। ये एक अभ्यास की प्रक्रिया, इसी को मनन कह रहे हैं। उस पे वो टिके रहने का अभ्यास होगा तो तभी उसका साक्षात्कार होगा, वरना होगा ही नहीं। तो जो साक्षात्कार का जो प्रोसेस है भैया, वो आपकी किसी भी वास्तविकता के साथ लंबे समय तक चित्तवृत्ति को नियोजित करके उसमें समझने के लिए जो भी है वो प्रयासरत होगा। ये एक अभ्यास की प्रक्रिया है। एक सडनली आप में ये नहीं हो जाएगा कि आप बैठेंगे और लगातार आपको बढ़िया। अधिकार आ जाएगा कि जितनी देर तक आप उस पर सोचना चाहे सोच सकते हैं। ऐसा नहीं आएगा, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसी को परंपरा में देखेंगे तो जो अष्टांग योग कहा गया, जी यम बिल्कुल। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो इसीलिए अर्थ में कहा गया कि भाई उसका अभ्यास करना पड़ता है चित्तवृत्ति को एक जगह नियोजित करने का। तो यहाँ पर भी मूल्यों का जो आप बोल रहे हैं, मूल्यों का साक्षात्कार होना कोई मतलब छोटी मोटी बात नहीं है। मूल्यों का साक्षात्कार होने से पहले आप में उसका मनन होगा। मनन का मतलब है चित्तवृत्ति उस पे जो है मतलब लंबे समय तक उस पे टिका हुआ रहेगा। ठीक है, मेरे को अब कनेक्ट हुआ थोड़ा सा। है ना? तो जीवन में वो जो बेसिकली डेवलपमेंट होना है कि हम अपनी इच्छा अनुसार जिस भी वस्तु, जो भी मेरी जिज्ञासा की वस्तु है, उस पे हम इच्छा अनुसार जितने समय तक चाहें हम मनन कर सकते हैं। ये अधिकार आना पड़ेगा। बढ़िया। ये अधिकार आने के बाद साक्षात्कार होगा। और यदि आप में ये डेवलपमेंट हो गया, तब आप तो दूसरे वस्तु पे भी आप मनन कर सकते हैं ना। ये तो अभ्यास की बात है। यदि आप में मनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई तो आप जिस एक वस्तु पे मनन कर पा रहे हैं तो दूसरे वस्तु पे भी कर पाएंगे। तो मुझे तो ज्यादा उल्टा लगता है भैया, साक्षात्कार होने तक ही देर लगता है, क्योंकि यही एक लंबा प्रोसेस है जहां पर आपको चित्तवृत्ति का अभ्यास करना होता है, इच्छित मतलब कोई भी जिज्ञासा की वस्तु पे टिकाने का। ये अभ्यास होने के बाद ये साक्षात्कार होता है तो उसके बाद आपकी तो मनोवृत्ति चित्त में ट्यूनिंग पहले से हो चुकी है। ठीक है भैया, हो बढ़िया। गया मनोवृत्ति चित्त की, उसके तो बाद भैया बुद्धि। अभी इसका मतलब जो बहुत सारे सीनियर भैया लोग हैं, आप लोग हैं, तो लोगों की साक्षात्कार की स्थिति तक तो पहुंचे ही होंगे।
लोग। भैया मैं बाकी लोगों के बारे में मैं अधिकार संपन्न नहीं हूं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूं भैया कि मुझे तो नहीं हुआ है साक्षात्कार। और मैं अभी जो ठीक है भैया। प्रयत्नशील हूँ भैया कि मुझ में वो मनन की स्थिरता हो, मैं उसके लिए प्रयत्नशील हूँ कि मैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी जिज्ञासा की वस्तु है उस पे मेरा चित्तवृत्ति नियोजित हो, मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो उसमें भैया चीजें मतलब वो हो जाती है, गड़बड़ाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा चीज होता है कि आपको जीने के आयाम में स्थिरता लानी पड़ती है। जीने का आयाम का मतलब आपको जैसे मतलब प्रिय हित लाभ पे एक संतुलन लाना पड़ेगा। पर धन पर नारी पर पीड़ा को छोड़ना होगा, 4 विषय 5 संवेदनाओं को कम करना होगा, छोड़ना होगा, तभी वो मनन हो पाएगा। वरना आप चित्तवृत्ति को नियोजित करने जाएंगे, मन उसमें अरंगा डालेगा, मन उसका समर्थन नहीं होगा। तो चित्तवृत्ति का ठीक नियोजित बात। होने के लिए मन का उसको समर्थन मिलना जरूरी है ना। तो भैया मैं अपनी बात बता सकता हूँ, बाकी लोगों की भैया मतलब बढ़िया भैया, आपने नहीं ठीक है, आपने अपनी बात ईमानदारी से कही है। ये सबसे अच्छी बात है। इस दर्शन से जो जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग ईमानदार हैं, ये बात मेरे मन को बहुत छूती है। कोई अनावश्यक कोई बढ़ा चढ़ा के कोई क्लेम नहीं करता है। जिससे पूछो ईमानदारी से अपनी बात रख देते हैं। ये मेरे मन को बहुत छूती है ये बात, और बड़ा विश्वास बढ़ता है। हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया। ये चित्तवृत्ति ये अलग लिविंग एंटाइटी है जीवन में? लिविंग एंटिटी मतलब जीवन की क्रिया है। अच्छा, ये जैसे हाँ क्रिया है। जीवन, हाँ तो जीवन आपने जो बताया जैसे हमने क्रिया, तो यानी ये तो जीवन हर क्रिया है ये। हाँ हाँ जीवन की ही समझ क्रिया में है। नहीं आया। जैसे मन एक क्रिया वृत्ति हुआ, क्रिया है। वृत्ति क्रिया हुआ, चित्त भी क्रिया हुआ, बुद्धि भी क्रिया हुई, आत्मा भी क्रिया हुई। ये सब की सब क्रियाएं तो जीवन में ही हो रही है। हमको ये क्रियाएं सुचारू रूप से डेवलप करनी है, यानी कि वृत्ति की और इसकी मतलब वही डेवलप करने दृष्टि का बदल कर। मतलब, हाँ जो साधना कर है चित्त वृत्ति को किसी भी इच्छानुसार जो वस्तु है, जो हमारे पास देखेंगे कि बाबा जी ने वास्तविकता रख दी, ये सारी वास्तविक वस्तुओं पर हमारा चित्त वृत्ति नियोजित हो जाए, इसी को मनन कर रहे हैं जी। दूसरी और बात, मन अपनी चर्चा में भी आया कि मन पावरफुल रहता है और वृत्ति को दबाता है, इसलिए अंतर्विरोध होता है और दुखी होते हैं या कुछ विक्षोभ होता है। परंतु चित्त वृत्ति जब यानी कि उसका तुलन में न्याय दृष्टि आने लगेगी तो वो अपने आप ही मन दबेगा। वो कैसे होगा? यानी कि चित्त और वृत्ति कोई उसकी वृत्ति की ताकत बढ़ जाती है, ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं, वृत्ति की न्याय ताकत दृष्टि नहीं। आने से या वो न्याय तो मनन होने से आपको सही का मतलब चित्त में स्टोर होने लगता है ना, सही का स्टोरेज चित्त में होने लगा, तो वो प्रभावशाली हो गया। आप सही के हाँ, तो बारे में मन सोच रहे शरीर हैं। मूलक होने से हट कैसे जाएगा? वो चीज, वो क्रिया तो हुई चित्त में और वृत्ति में। हाँ तो और चित्त फिर मन वृत्ति, को जो संवेदन क्रिया है, संवेदनशीलता है, उसके मुताबिक उसको सुख चाहिए, तो वो उसको ओवरकम कैसे करेगा? ज्यादा पावरफुल होगा चित्त या वृत्ति, वैसे ही। नहीं नहीं, दो चीजें है ना। मतलब मन में एक तो संवेदनशीलता है ना, वो शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में भी है और सुखी होने के अर्थ में भी है। चित्त वृत्ति ये देख लिया है कि भाई उससे मन सुखी नहीं हो सकता है, और जो चित्त वृत्ति का मूल्यांकन है उसको मन भी स्वीकार लिया कि जो चित्त वृत्ति एनालिसिस किया है वो सही है, तो मन का भी ध्यान उधर से हट जाएगा। अभी जब तक चित्त वृत्ति स्ट्रांग नहीं हुआ है तो मन क्या हो रहा है, मन उसको नकार दे रहा है। स्ट्रांग हो जाने के बाद मन उसको स्वीकार लेगा। हमें यानी चित्त और वृत्ति अलग तो पता लगेगा नहीं। हम तो यानी कि अध्ययन की प्रक्रिया में जाएंगे कि मनन करेंगे और उससे वो चित्त वृत्ति ज्यादा ठीक होगी, ऐसा हम समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ दर्शन में बात हो रही है कि भाई मैं जीवन शरीर हूं, मैं जीवन शरीर हूं, अब चित्त वृत्ति को बार बार आप लगा रहे हैं, मैं जीवन शरीर हूं, जीवन शरीर हूं, जीवन शरीर हूं, चित्त वृत्ति में इसके प्रति स्वीकृति बढ़ते जा रही है। अब जीवन शरीर को लेकर के चित्त वृत्ति में स्वीकृति बन गई, अब मन कैसे पूरी तरीके से शरीर मूलक जी पाएगा? भाई उसको स्वीकार हो रहा है ना चित्त वृत्ति को, चित्त वृत्ति को जो स्वीकार हो रहा है वो मन को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मैं जीवन और सही के रूप में, मैं जीवन और सही के रूप में हूं।
अब कैसे जो है मन को स्वीकार होगा पूरी तरीके से कि मैं शरीर ही हूं? चित्त वृत्ति में नहीं है स्टोर, भैया तभी ये तो वो किया है बराबर है, ये हमको ख्याल में कैसे आएगा? यानी कि ये तो बाबा जी ने देखा या समझा, बराबर है। हमारे पास तो वो अभी कोई शक्ति है नहीं कि हम ये जीवन की या वृत्ति को देखते हैं इसके। क्रियाओं हमारे के पास तो माध्यम एक से। यानी कि जो कुछ है वो अध्ययन ही है, यही अध्ययन के और माध्यम से ही पता चलेगा। ये अध्ययन के माध्यम से ये पता लगेगा वृत्ति में ये हो रहा है, चित्त में ये हो रहा है, अलग अलग कर सकेंगे क्या? अभी तो देखिए होता ही ना, जो भी आप जो मतलब आप तर्क कर रहे हैं कि ऐसा करना है, नहीं साक्षात्कार के करना है। बाद में ये चीज पता लगेगी क्या? देखिए एक तो जो चीज है ना नहीं कि वो ठीक है भैया, वो ओवरऑल पता लगेगा, पर वो यानी चित्त में ये हो रहा है या वृत्ति में ये हो रहा है, अब तक ये सब सुनते ही आए, ये अपने को कभी पता लगेगा कि ये चित्त में हो रहा है या साक्षात्कार हुआ तो वृत्ति ने अब इसका मैं कहना माना और फिर मन ने इसका कहना माना? ऐसा कुछ अपने को अंदाज साक्षात्कार के बाद आएगा क्या? ऐसा आपका मानना है क्या? देखिए अभी तो ये पता चलता है ना कि ये क्रियाएं हैं, चित्त में है, वृत्ति में है, मन में, उसको छोड़ दें। क्रियाओं को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं? तुलन विश्लेषण नाम की कोई क्रिया है, चित्रण नाम की कोई क्रिया है, चयन असोदा नाम की कोई क्रिया है, ये क्रियाएं पकड़ में आती है कि नहीं आती है? हाँ ठीक है, लेट्स नॉट नेम इट, क्रियाएं समझते रहे, वही बहुत है। क्रिया समझ में आ रहे हैं, बाद में इसका नामकरण कर लेंगे, साक्षात्कार और अवधारणा बोध होने के बाद, अनुभव के बाद कर लेंगे। क्रियाओं को पकड़ना महत्वपूर्ण है। हो जाएगा, तुलन जहाँ हो रहा है वो वृत्ति कर रही है, यानी कि वो उसका नाम वृत्ति है। अब उसको ना तुलन वही तो तो पता जब लगता ही, आपकी बात सही है। बिल्कुल, जब आप इसको बोल रहे हैं कि ठीक विश्लेषण है, ऐसी क्रिया हमको पकड़ में आ रही है, तो अब उसको जो हमको इसमें क्या, तो इसको वो भी वृत्ति स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भाई ये वृत्ति में हो रही है। ठीक है भैया, बढ़िया। ठीक। एक तो भैया मेडिटेशन किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो सकता है क्या ये मेडिटेशन मनन का के प्रोसेस में, या जी? मेडिटेशन का मतलब ही मनन है मेरे अनुसार, मैं जो मानता हूं। मनन, मेडिटेशन का मतलब है जी। किसी एक जिज्ञासा की वस्तु पे चित्तवृत्ति को नियोजित करना। जब चित्तवृत्ति नियोजित होगा तो मन का समर्थन उसको आवश्यक है। मन का समर्थन नहीं होगा तो मन उसको क्या करेगा? जैसे अभी आप हाथ पैर मोड़ के बैठते हैं ना किसी चीज पर ध्यान देने के लिए, अब क्या होता है, यहाँ खुजली होने लगी, यहाँ खुजने लगी, थोड़ी देर तक दबाते हैं, उसके बाद विस्फोट होता है, अरे यार हटाओ, हाथ पैर हटाओ, खुजली कर लो, है ना? तो वहां पर एक तो चीज मैं उसको जस्ट ये बोल रहा हूं कि अब जैसे आप चित्तवृत्ति को नियोजित करने गए, अब क्या होगा? अभी आपको आएगा कि यार अरे घर में वो दिक्कत हो गई है, ये दिक्कत हो गया है, यहाँ आज खाना नहीं खाया है, कुछ ये सारी दूसरी चीजें आपके विचार में आने लगेंगी। तो मैं जो बोल रहा हूं मेडिटेशन का मतलब है चित्तवृत्ति एक तो उस पर नियोजित होना, और नियोजित होने के लिए मन का समर्थन आवश्यक है। दूसरी एक बात, और ये होने के लिए ना जिज्ञासा सबसे महत्वपूर्ण है। जिस भी चीज को लेके आपकी जिज्ञासा होगी ना, आपको मेडिटेशन करना नहीं पड़ेगा, मेडिटेशन हो जाता है अपने आप। मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो भी इसको मैं कहूं कि जिज्ञासा होने पे मेडिटेशन अपने आप ही हो जाता है, और जिज्ञासा ना होना, तलाक करने के बाद भी मेडिटेशन नहीं होता है। तो जिज्ञासा मेडिटेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मुझे लगती है। ठीक है भैया, दैट्स ग्रेट। तो सारा मामला जो मुझे पिछले बार बताया था, जो सारा मामला मुझे लगता है ना, वो जिज्ञासा का ही लगता है। जिज्ञासा यदि बनती है तो उसके आगे का सारा प्रोसेस होता है, मेडिटेशन होता है, मनन होगा, साक्षात्कार होगा, हर चीज होगा। सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा। ये ठीक लग रहा है क्या मेडिटेशन के लिए जिज्ञासा? जी। अच्छा, एक जगह कहीं एक ऐसा हल्का सा सवाल आया था कि जिज्ञासा है या कौतूहल है, तो कोई डिफरेंस है क्या? कौतूहल है ना, जैसे मतलब अभी अगर हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अच्छा ये चीज क्या है,
मतलब हम उस तरफ ही चल रहे हैं कि भाई ये जानने के लिए कि अच्छा ये बात इतनी कही है, बहुत गहरी दिखती है, करके देखना बनता है या एक्सपीरियंस करना बनता है, कोई चीज बहुत नायाब है या कुछ भी तरीके, ये जिज्ञासा में आएगा या कौतूहल में आएगा या इन दोनों में कोई फर्क है? मैं अपना बताऊं कि जो उसको मैं जिज्ञासा के में देखता हूं ना, वो उतरता ही नहीं है आपके चित्तवृत्ति से, पूरे समय चलता रहता है। इवन आप सोते रहे तो भी वो चलता है, उतरता ही नहीं है चित्तवृत्ति से। वो चित्तवृत्ति का ऑब्जेक्ट हमेशा ही बना रहता है। आप कुछ भी करते रहे, चित्तवृत्ति का वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आपका चित्तवृत्ति हमेशा उस पर ही फोकस होना चाहता है, आप कुछ भी करते रहे, लेकिन आपका जो चित्तवृत्ति हमेशा उसी वस्तु पे टिका रहना चाहता है, सोते जागते उठते बैठते। भैया कौतूहल को जिज्ञासा के पहले की स्थिति कह सकते हैं क्या, अगर कौतूहल बिल्कुल, है? कौतूहल ना? का मतलब एक सामान्य जानने की इच्छा हुई, लेकिन वो हमारे लिए पूरे समय के लिए चित्तवृत्ति के नियोजित होने का अभी जगह नहीं बना है। ठीक। तो पहले तो कौतूहल ही होगा, और यदि वो जिज्ञासा में बदलता है और उसके बाद तो हाँ, फिर जिज्ञासा बदलेगा। तो वो सही, वो फिर वो सही दिशा एक पकड़ लेगा। हाँ, नहीं तो कौतूहल की स्थिति जो है वो उल्टा भी जा सकती है, हाँ, यदि है ना, हरास की तरफ भी हो सकता है। अभी जैसे हम ही लोग अपनी स्थिति देखे ना, हम लोगों को कितने आ गया ना कि जीवन है, ब्रह्म है, व्यापक है। तो अभी कितने लोगों को बन गया कि पूरे समय हम जीवन के बारे में ही जो चित्तवृत्ति नियोजित रहता है, पूरे समय ब्रह्म के बारे में ही रहता है, कहाँ रहता है। तो वो अभी हमारा एक कौतूहल ही है, जिज्ञासा नहीं बना है। जिज्ञासा बनेगा तो हमारे वो चित्तवृत्ति से जो जीवन की वस्तु क्या है, ये ब्रह्म क्या है, वो जाएगा ही नहीं। वो हर समय वो चलता रहेगा उसी में। ठीक है। और आशा आशा दीदी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? जी भैया, मुझे एक्चुअली एक तो मनन की स्थिति जानने की, जो मनन है वो मन, वृत्ति और चित्त की हार्मनी का है, हार्मनी हो जाए उसमें तो वो मनन की स्थिति है, या मनन कहाँ एक्चुअली हम समझें, वृत्ति में समझें, चित्त में समझें? एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा एक और प्रश्न है कि साक्षात्कार के लिए पूर्व स्मृतियां और जो पूर्व स्मृतियां और जो पूर्वाभ्यास है वो किस तरह से अवरोधक है? तो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये बता दीजिए प्लीज। बिल्कुल। एक तो समय हो गया है, क्या अपन 2-4-5 मिनट इसको कर लें, उसके बाद फिर अपन, एक तो हम लोगों ने संस्कार से प्रारंभ किया था, लेकिन संस्कार से ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, इसलिए सब चीजें खुल गई हैं, तो अपन इसको कल भी कर लेंगे। तो बस इनका एक जो चीज है उसको देखिए। एक तो जो मन की प्रक्रिया जिसको बोल रहे हैं ना, तो मनन की प्रक्रिया में पहले जैसे चित्त में हमारे इतनी भाषा रूप में आ गई है चीजें, है ना, तो जितनी भाषा रूप में आई है कुछ स्मृति में आ गई है। अब हम निर्णय करके चित्त में उस किसी एक चीज को, जिसको भी हम समझना चाह रहे हैं, उसको हम खोलते हैं चित्त में, उसको खोल करके वृत्ति को लगाते हैं। ऐसा है, वैसा है, नहीं है, क्या है, समझने का पूरा हम उसमें लगाते हैं। जब हम ये चित्त में कोई भी इच्छित वस्तु को खोल के वृत्ति को लगा रहे हैं, तो बीच में मन जो है वो ना ड्राइव करने लगे किस चीज को, मन में कोई एक दूसरी आशा हो गई, उसके लिए चित्तवृत्ति फिर से लग गया। मतलब आपने जिस चित्र को खोल करके समझने का प्रयास किया, वो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, वो खत्म हो गया, और मन की किसी आशा के लिए चित्तवृत्ति लगने लग गया। जैसे अभी आपने किया कि मन में, मतलब चित्त में ऐसी वस्तु को खोल करके मैं वृत्ति को लगाऊंगा, फिर आपको सडनली याद आया कि अरे यार, वो बच्चे का इसमें वो वहां एडमिशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, घर में वो बीमार है, ये कुछ ना कुछ दूसरे चीजें ऑब्जेक्ट में आ जाती है। मतलब आपका मनन हो ही नहीं रहा है। तो मनन होने का मतलब कि देखिए, चित्त में किसी एक वस्तु को खोलना, वृत्ति को उस पर लगाना, और वृत्ति जब लगा हुआ है तो मन जो है समर्थन किया हुआ है। मन को भी अच्छा लगना पड़ेगा, मन को अच्छा लगे बिना आपका मनन होगा ही नहीं। यदि मन को कोई दूसरी चीज अच्छी लगती है तो मनन नहीं होगा।
तो मनन के प्रोसेस में मन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मन को अच्छा लगने का है, वो एक अच्छा भाव मन में बना हुआ है, काम तो चित्तवृत्ति कर रहा है। अच्छा भैया, फिर मन मन को को अच्छा लगेगा, ये जिज्ञासा के ऊपर हाँ जिज्ञासा मतलब अच्छी होगी तो मन अच्छा लगेगा। हाँ तो मन जो है कम से कम चित्तवृत्ति को स्वीकार किया हुआ है कि भाई जो समझना जो चीज है वो भी एक सुख है। रुचि मूलक, मूल्य मूलक, लक्ष्य मूलक, आस्वादन जो बोलते हैं ना, तो जो जानने का जो सुख है वो मन को मिलने लगेगा। किसी भी चीज को जान करके जो सुख होता है वो भी मन को मिलेगा। तो मन में जो है वो जानने का सुख तो मिलना पड़ेगा ना, तब तो वो उसके चित्तवृत्ति का समर्थन करेगा। ठीक है, ठीक है दीदी, जी आपका भैया, है ना। जी जी। तो ये स्थिति है। उसके बाद जो दूसरा आप साक्षात्कार की स्थिति पूछ रही थी ना, जी भैया। हाँ एक तो मतलब मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो गया है, तो क्या आज रोक लें यहीं पर, कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे हम लोग। हाँ भैया, कल सारे प्रश्न को लेंगे। और मेरा एक आग्रह होगा कि भैया देखिए, ये तो क्या है ना, वन साइडेड मैं से बोलूं, आप लोग भी अपनी तरफ से जो भी आप लोगों ने सोचा है, जो भी आपका एनालिसिस है ना, मैं तो चाहूंगा कि कल आप लोग ही पहले रखें, है ना, पहले आधे घंटे या 1 घंटे जो भी होता है, आप लोगों ने क्या जो आज का डिस्कशन हुआ उसको आप लोग सभी लोग अपनी तरफ से सोच करके में आ रहे हैं। यानी कि मेरे ख्याल से तो ये पार्टिसिपेंट यानी कि इंटरेक्शन काफी बढ़िया हो रहा है। सब लोग यहाँ 5-6 जने बहुत उस तरह से पूछ रहे हैं अपनी अपनी जिज्ञासा, और लोगों को भी यानी कि उसमें इंटरेस्ट है। तो भैया जाते जाते चलिए, आपने भी कहा कि कुछ रखना चाहिए, तो मेरे दिमाग में आ रहा था एक बात रखने को। मेरा मन किया कि रखूं। जब अभी आप मनन की बात कर रहे थे कि जब आपकी जिज्ञासा होती है और आपका चित्त वृत्ति टिका है कुछ जानने में, और मन भी उसके समर्थन में हो जाता है, ठीक है, तो मुझे एकदम से एक चीज ध्यान आई। हम लोग ये सेशंस करते हैं और हमारा पूरी तरह से मन रमा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और ये सेशन हम फोन पे कर रहे हैं अगर, तो कोई मैसेज पॉपअप हो जाता है उसमें, ठीक है, और वो मैसेज जो है इस सेशन को छोड़ के मैं उस मैसेज को देखने लगती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया ज्यादा, तो एकदम भटक गए हम। तो जब आपने अभी ये बात कही, तो मुझे अभी, क्योंकि फोन पे बहुत बार पॉपअप होता है, और मैंने आज डिसाइड किया मैं फोन पे सेशन ही नहीं करूंगी, मैं लैपटॉप पर ही करूंगी, कि कई बार ऐसा हो जाता है बच्चे का ही मैसेज आ गया मानने, तो लगता है पता नहीं शायद बच्चे का कुछ इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, बच्चे के लिए कई बार जरूरी भी लगता है कि क्योंकि जब हम दर्शन कर रहे हैं उसमें संबंधों की इतनी बात कही है, तो लगता ही है कि संबंध अगर इम्पोर्टेंट है तो व्यवहारिक रूप में भी इम्पोर्टेंट ही होने चाहिए। उसको दूर रख करके मैं अध्ययन करने लग रही हूँ, वो भी ठीक नहीं है, बट अननेसेसरी कोई मैसेज पॉपअप कर गया और मैं उसको खोलने लगूं और 2 मिनट में उसमें जाया कर दूं अपने, तो मेरा मन जो है पूरी तरह से, इसका मतलब रमा नहीं था, मनन की प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से नहीं चल रही थी। बस मुझे ऐसे, आपने जब मनन बताया तो मुझे एकदम से, क्योंकि फोन पे हूँ तो इसी बात पर ध्यान गया, मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल, हम सभी लोगों के साथ होता है दीदी ऐसा। जी भैया, तो ठीक है, तो फिर कल मिलें। निरंतरता बनाए रखने के लिए कई बार ऐसा भी लगता है, वही बात है कि अपना जो है वातावरण जो है क्या चाहिए, बिल्कुल अनुकूल करके चले तो और बढ़िया है। और कभी कभी प्रतिकूलता आती रहती है, क्योंकि जिंदगी है, परिवार है, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं अनुकूल रहा, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से अपना पूरा वातावरण जो है ऐसा अनुकूल बना के चले अगर हम, कि हमारा मन भी पूरी तरह से रमा रहे उसमें, तो मुझे लगता है बहुत सहायता हो सकती है। बिल्कुल, हाँ दीदी, बहुत बढ़िया। मैंने भैया ने लास्ट टाइम भी बताया था, मूल है जिज्ञासा और प्राथमिकता। ठीक है भैया, कल करेंगे, कल करते हैं, है ना भैया। आपके पास जो रिकॉर्डिंग्स रहेंगे मैं कर आप दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा, मेल कर देंगे।
मैं आज हाँ, दोनों ठीक है, अपलोड कर अपलोड दूंगा। आपको पता है तो कर दीजिए। हाँ, कि मेल करने में और शायद ये मुझे पहले बड़ा जो सब साइज। आपने किया था वो भी बढ़िया था। हाँ, तो मैं मेरे पास शायद 2 है, एक ये वाला है, एक पिछले वाला है। मैं दोनों को अपलोड कर देता हूँ, हाँ हाँ, आज ही कर दूंगा। अच्छा उससे पहले वाला कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद भैया हाँ, जी, मैं बहुत ही शिफ्ट बढ़िया कर रहा था सेशन है। भैया। हाँ। हाँ, इसलिए मेरे पास नहीं था भैया। हाँ ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हाँ। ओके, ठीक।